अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? हमारे शो का इंतज़ार कर रहे हैं भाई, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे आपका कहना चाहिए इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। अच्छा जी, हम जो रेमेडीज़ करते हैं वो ज़रूर आप अप्लाई करें, और मुझे जिस तरह से आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, लिंक्डइन पर मैसेज करते हैं, तो अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर जो साइड है, यानी ऑफिशियल साइड है हमारी, वहाँ पर ड्रॉप किया करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपके लिए कितना कारामद साबित हो रही है हमारी रेमेडीज़ और हमारी तमाम तर वो चीज़ें, और फिर हम आपके कमेंट्स जो हैं वो शामिल भी कर सकें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी बात कर लेते हैं सर्दियों की। विंटर सीज़न जो होता है ना, इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोगों को स्किन इन्फेक्शन होता है। बहुत सारे लोगों को गर्म कपड़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग ऊन के जो स्वेटर हैं वो जब पहनते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि हसास जिल्द वाले या फिर वो लोग जिनकी जिल्द बहुत ज़्यादा एलर्जिक रहती है, जिनको स्किन इन्फेक्शन होता है, वो लोग किस तरह से ब्लैंकेट या कंफर्टर या लिहाफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है? इसके लिए ये करना होता है कि सबसे पहले तो आपने सफाई का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आप जो कंफर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो लिहाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आपने साल भर पहले रख दिया था, उसके इस्तेमाल से आपको कोई नुकसान तो नहीं है। वो धुला हुआ है, उसमें धूप लगी हुई है, वो एक टेम्परेचर, एक लिमिटेड टेम्परेचर तक वो ड्राई हुआ है, धुल के खुश्क हुआ है, अच्छी जगह पर, साफ़ सुथरी जगह पर रखा हुआ है तो ठीक है। वरना आपने कंफर्टर ख़रीदते वक्त और लिहाफ ख़रीदते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है, और आपने करना ये है कि आपने ऐसे कंफर्टर और ऐसे लिहाफ का इस्तेमाल करना है कि कुदरती मवाद जैसे कपास या बेम्बू से बने कंफर्टर इस्तेमाल करें। हाइपो एलर्जेनिक और नरम कपड़े का इंतखाब करें जो जिल्द पर आरामदेह हो। ये आपकी हसास स्किन के लिए बेहतरीन है, और इसके अलावा जिनको स्किन इन्फेक्शन होता है उनके लिए बेहतरीन है। सफाई और डस्ट माइट से बचाव के लिए आपने क्या करना है? आपने कंफर्टर को हफ्ते में एक बार गर्म पानी से धोना है, फिर ड्रायर या धूप में अच्छी तरह खुश्क करें ताकि नमी बाकी ना रहे। इसके अलावा जब भी आप कंफर्टर ख़रीदने जाएं तो आप ख़रीदारी के वक्त जो है वो मयारी ब्रांड्स का इंतखाब करें। ख़रीदने से पहले आप उसके रिव्यूज़ ज़रूर देख लिया करें और लोगों से ज़रूर पूछ लिया करें। एलर्जी से बचाव के लिए आपने हाइपो एलर्जेनिक डिटर्जेंट इस्तेमाल करना है जो सख्त केमिकल से पाक हो और कंफर्टर को साफ़, खुश्क और हवादार जगह पर महफूज कर सके। तो आपने ऐसे ही कंफर्टर्स का और लिहाफ का इस्तेमाल करना है। वरना होता यह है कि लोगों को स्किन इन्फेक्शन होता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनको किस वजह से स्किन इन्फेक्शन है। लोगों को इचिंग हो रही होती है, और वो इसलिए होता है कि बेडशीट साफ़ नहीं होती, वो इसलिए होता है कि जो स्पेशली कंफर्टर है जो सर्दियों में आप यूज़ करते हैं, या लिहाफ जो होते हैं ना, मोटे वाले जो लिहाफ होते हैं, जो नानी अम्मा के टाइम के लिहाफ होते हैं, और वो रखे हुए होते हैं और वो चलते हुए आ रहे होते हैं लोगों के पास, तो वो आपने ज़रूर देखना है, चेक कर लेना है कि उसके अंदर जो है क्या है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि जी शहर कायद का मौसम कैसा है। शहर कायद का मौसम सुहाना है, अच्छा है, बेहतरीन है, और हमेशा की तरह जो है मौसम जो है थोड़ा सा गर्म है, खुश्क है, और रातें जो हैं उसमें खुनकी है। लेकिन अभी जो कहना चाहिए ना शाएं शाएं सर्दी, वो नहीं आई, वो भी आने में थोड़ा टाइम है। इसीलिए हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं कि जी कंफर्टर वगैरह चेक कर लें, अपनी स्किन एलर्जीज चेक कर लें, कारपेट्स वगैरह अगर आपके घर में हैं जिससे आपको स्कैब होने का ख़तरा होता है, अगर वो साफ़ ना हो तो उनको ज़रा धूप छूप में सुखा लें, धूप लगा दें। तो भाई रातें जो हैं वो खुनकी में है, मौसम जो है वो थोड़ा सा गर्म है, और महकमा मौसम याद कह रहा है कि दिन भर मौसम जो है वो खुश्क रहेगा, रात के औकात में हल्की खुनकी महसूस की जाएगी। और शहर कायद का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपको बताते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में जो अहम केसेस की समाअत है वो क्या है। सिंध हाई कोर्ट में अहम केसेस की समाअत होगी। आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के रूबरू अहम केसेस हैं जो कि समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत होगी, सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है ये समाअत करने जा रहे हैं। अच्छा, आलमी मार्केट में जो गोल्ड के प्राइस हैं वो क्या हैं? आलमी मार्केट में गोल्ड के प्राइस जी हैं महंगे हो गए। देखा, महंगे हो गया ना। सोना में कह रही थी ख़रीद लें सोने के सेट, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है शायद नहीं खरीदे होंगे। अब हो गया सोना महंगा, तो हो गया है सोना महंगा। 1 तोला सोना 3,500 रुपये महंगा होकर 4,19,862 रुपये का हो गया है। अच्छा, 10 ग्राम सोना 3,000 रुपये महंगा होकर 3,59,963 रुपये का हो गया। इसके अलावा 1 तोला चांदी 110 रुपये इजाफे से 5,034 रुपये पर पहुंच गई है। ये तो जनाब हो गई सोने की बातें, ये हो गई गोल्ड की बातें।
एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले बढ़ने की जानिब मेरे जहन में आया ग्रॉसरी करने तो जाना है आपने, जाहिर सी बात है वेजिटेबल प्राइस तो आपके साथ में शेयर करने होंगे और मौसम का हाल भी। तो सबसे पहले जाते हैं मौसम का हाल आपको बताते हैं कि 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे और फिर 1 या 2 बजे मौसम कैसा रहेगा, और फिर फ़ौरन से चलेंगे आपको वेजिटेबल प्राइस शेयर करेंगे, क्योंकि अगर आपने अभी ग्रॉसरी करने के लिए जाना है हमारा शो देखने के बाद तो आपके लिए बेहतरी हो जाएगी जी। ये है 11 बजे 31 सेंटीग्रेड, 12 बजे 32 सेंटीग्रेड, 1 बजे 33 सेंटीग्रेड और 2 बजे रहेगा 33 सेंटीग्रेड। और इसके बाद हम चलेंगे वेजिटेबल प्राइस पर और आपके साथ में शेयर करेंगे वेजिटेबल प्राइस ताकि आपको आसानी हो और आप जाके अच्छे से नेगोशिएशन कर सकें। सो हियर वी हैव वेजिटेबल प्राइस। टमाटर आ गई जी 161, ओके। इसके बाद आ गया आलू 63 पर और उसके बाद आ गया है लहसुन 288 पर, फिर आ गया है अदरक 345 पर, फिर आ गया है गाजर 138 पर और उसके बाद है तुरई, ये है जी तुरई 92 पर और उसके बाद लौकी आ गई है ये 92 पर। इसके बाद फूल गोभी 69 पर, फिर इसके बाद जो है क्या है जनाब, खीरा आ गया है 127 पर और इसके बाद भिंडी आ गई है 161 पर और प्याज जो है जी वो है 92 पर। तो ये तो थी वेजिटेबल प्राइस और इसके बाद हम करेंसी रेट्स भी शेयर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है ये बताएंगे, फिर करेंसी रेट्स आपके साथ में शेयर करेंगे और फिर हम अपने शो का जो पूरा एक फॉर्मेट है वो आगे बढ़ाएंगे। तो एजुकेशन सेक्टर में हो रहा है ये कि नवी के नताइज में नंबर्स और ग्रेड्स शामिल ना करने पर सूबाई वजीर का नोटिस। चलिए जी, नोटिस ले लिया, दैट्स ग्रेट। कराची बोर्ड ने नवी जमात 2025 के नताइज में नंबर्स और ग्रेड्स जारी नहीं किए। वज़ीर जामियात इस्माइल राहू ने इस पर सख्त नोटिस लेते हुए चेयरमैन बोर्ड से वजाहत तलब कर ली। उन्होंने कहा कि सिर्फ रोल नंबर जारी करना रिवायती तरीक़ेकार से इनहराफ है। वज़ीर ने 3 रोज़ में तहरीरी रिपोर्ट मांगी ताकि जिम्मेदारी का तयन किया जा सके। चलें जी, अभी देखते हैं 3 रोज़ में क्या रिपोर्ट जारी होती है, फिर इसकी फॉलोअप लेके अपडेट लेके आपके साथ में शेयर करेंगे। ई चालान की बात कर लेते हैं। ई चालान जो है, कराची में जदीद ई टिकटिंग निज़ाम से DIG ट्रैफिक की गाड़ी का भी चालान हो गया। वाह वाह जी, ये तो मिसाल कायम कर दिए जी कि अब जो इस तरह के मुताल्लिका हुकाम हैं, आला हुकाम हैं, अगर उनका भी चालान होगा तो आवाम में अवेयरनेस आएगी कि अब सबको रूल फॉलो करने हैं। रूल फॉर एवरीवन, एक रूल सबके लिए। कराची में जदीद फेसलेस ई टिकटिंग निज़ाम ने DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की गाड़ी का भी 10,000 रुपये का चालान किया। वजह ड्राइवर की जानिब से सीट बेल्ट ना बांधना थी। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। ई चालान निज़ाम के तहत 24 घंटों में 4,301 चालान जारी किए गए, जिनकी मालियत 2 करोड़ 15 लाख रुपए से ज़ायद है। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और हमेशा सीट बेल्ट इस्तेमाल करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं टिकटॉक की। अच्छा, जो लोग टिकटॉक यूज़र हैं उनके लिए तो ये खबर वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन जो अभी टिकटॉक जिन्होंने यूज़ करना नहीं शुरू किया है तो वो भी टिकटॉक यूज़ कर सकते हैं। टिकटॉक का मतलब ये नहीं होता कि टिकटॉक पर आप एक ही तरह का कंटेंट अपलोड करते हैं। टिकटॉक पर आप अपने व्लॉग्स भी डाल सकते हैं, आप जो सोचते हैं समझते हैं वो सब भी आप टिकटॉक पर अपलोड कर सकते हैं। और जब आप ये चीज़ें अपलोड करते हैं तो वहाँ पर क्योंकि ह्यूज आवाम होती है तो आपको अच्छे पैसे भी बन जाते हैं। अगर वो मोनेटाइज है तो आप उस हवाले से जाने पहचाने भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जो एक क्राउड है, जो यूथ है वो मौजूद है। तो खबर यह है कि सारिफीन अब टिकटॉक से ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे, तो जिन्होंने नहीं बनाया है वो बना लें और मोनेटाइज करा लें। टिकटॉक ने अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल में बड़ी तब्दीली करते हुए सार्फिन की आमदनी में इजाफा कर दिया। अब अमेरिका और कनाडा में सार्फिन सब्सक्रिप्शन से हासिल आमदनी का 90% हिस्सा हासिल कर सकेंगे, जो पहले 70% था। इसके लिए सारिफ के कम से कम 10,000 फॉलोवर्स, 1 लाख माहाना व्यूज़ और 3 या ज़्यादा सब्सक्रिप्शन वीडियोज़ ज़रूरी होंगी। टिकटॉक ने कहा है कि जल्द ये नया मॉडल दीगर ममालिक में भी मुतारिफ कराया जाएगा ताकि सार्फिन ज़्यादा कमाई और मजबूत कम्युनिटीज़ तश्कील दे सकें। तो यू नो दैट्स रियली ग्रेट न्यूज़, गुड न्यूज़। अच्छा जी, अब आगे बढ़ जाते हैं और आपको बताते हैं कि पाक अमेरिका तजारती मुआहिदा, ये मुआहिदा बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली मरतबा सबसे बड़ा बहरी जहाज़ अमरीकी खाम तेल लेकर पाकिस्तान पहुँच गया। अच्छा जी, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती मुआहिदे के बाद पहली बार अमरीकी खाम तेल से भरा सबसे बड़ा बहरी जहाज़ हब पहुँच गया। रिफाइनरी हुकाम के मुताबिक जहाज़ में 10 लाख बैरल 1,35,000 टन खाम तेल मौजूद है। अच्छा, ये जहाज़ सिनर्जिको के ऑयल टर्मिनल पर लंगर अंदाज हुआ है। एलामिये के मुताबिक अगले माह में एक और अमरीकी तेल बरदार जहाज़ पाकिस्तान पहुँचेगा। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं
चाय खानों की। अब अगर चाय खानों की बात हो ही रही है तो टी ब्रेक मैं बाद में ले लूँगी, लेकिन पहले मैं अपनी थोड़ी चाय के भी जो है ना वो मज़े ले लूँ और आपके साथ में बातें भी कर लूँ। तो हुआ ये कि कराची में रात गए फुटपाथों और सड़कों पर कायम चाय खानों के ख़िलाफ़ कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी साहब की हिदायत पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। अच्छा, अब ये कार्रवाई की क्यों गई है? अच्छा, ये इसलिए की गई है कि शहर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ मजमूई तौर पर 38 चाय खाने और होटल सील किए गए, सामान जब्त और मुकदमात दर्ज कर लिए गए। ज़िला वस्ती में 30, जुनूबी में 7 और कोरंगी में 1 होटल को सील किया गया। और कमिश्नर ने वाजे किया है कि जब्त शुदा सामान जो है कानूनी कार्रवाई के बगैर वापस नहीं किया जाएगा। तो ये जो खबर है मैंने आपके साथ में शेयर की, इस हवाले से हम आपको ज़रूर अभी हमारे जो न्यूज़ सेशन है उसमें बताएंगे कि क्यों इन चाय खानों का जो सामान है वो ज़ब्त किया गया और यहाँ पर ऐसा क्या प्रॉब्लम था और क्या सिचुएशन थी। तो मैं ले लेती हूँ जनाब इस वक्त जो है वो ब्रेक, लेकिन उससे पहले मुझे आवाज़ आई है मेरे प्रोड्यूसर की कि करेंसी रेट्स बताना है, तो चलते जल्दी से और करेंसी रेट्स शेयर करते हैं आपके साथ में कि जी करेंसी रेट्स क्या हैं। सो हेयर वी हैव माल का हाल, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ गए जी 190 पर और फिर कैनेडियन डॉलर आ गए हैं 212 पर, यूरो आ गए हैं 335 पर, कोई भी दिनार आ गए 922 पर। व्हाट वी हैव नेक्स्ट? We have UK pound 383, we have Saudi Riyal 76, we have UAE dirham 77 and US dollar 282। तो जनाब ये तो हो गए करेंसी रेट्स और यहाँ पर लेते ब्रेक के बाद वापस आएंगे। न्यूज़ सेशन में हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे ढेर सारी बातें और बताएंगे आपको टॉप स्टोरीज़ पाकिस्तान में, कराची में और पाकिस्तान से बाहर क्या चल रहा है। ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो न्यूज़ सेशन में आपको कहेंगे खुशामदीद और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारी बड़ी क्यूट सी करस्पॉन्डेंट है अक्सा ने। उनको वेलकम करते शो में। अक्सा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बस मौसम का असर है। मौसम का असर है। अच्छा जी। अक्सा जो है बड़ी प्यारी सी हमारी रिपोर्टर हैं और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, बड़े दिल से जो है ना वो आपको लिए ख़बरें लेके आती हैं और रिपोर्टिंग करती हैं। अक्सा, अभी एक मैंने जो है वो न्यूज़ अभी इंट्रो में भी मैंने शामिल की, ये न्यूज़ ना उन लोगों के लिए बड़ी पावरफुल न्यूज़ है या सदमे वाली न्यूज़ है जो लोग रात को चाय के ढाबों पे और चाय खानों पे बैठते हैं, क्योंकि उनकी एक ही ये रूटीन होती है कि वो यहाँ पर बैठते हैं और फिर वो रात को दोस्तों के साथ यहाँ पर एंजॉय करते हैं एंड ऑल दैट। बट अब क्योंकि क्रैक डाउन किया गया है और ऑलमोस्ट 38 चाय खाने ऐसे हैं जहाँ जिनको सील किया गया है, उनका सामान वगैरह भी उठा लिया गया है। क्यों किया है ये क्रैक डाउन? कुछ वजूहात पता चली? क्या है इनसाइड स्टोरी? किस वजह से ये बंद किए गए चाय खाने? अच्छा, इसकी वजह ये कि क्योंकि कमिश्नर कराची की जानिब से जो है ना ये तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हाँ। और ये उस सूरत में की जाती है जब तजावज़ात जो है वो अपनी हुदूद से बाहर निकलने लगते हैं। अब आपके पास एक हिस्सा है, आपने एक दुकान खरीदी है या आपने एक स्टॉल का हिस्सा खरीदा है कि वो आपने इतना जो है वो लेना है, इतना फुट आपके पास होगा, इतना मीटर आप हिस्सा जो है वो ले सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जैसे दुकान बढ़ने लगती है या कारोबार बढ़ने लगता है तो वो चेयर्स उसमें लगाने लगते हैं, मज़ीद हिस्सा जो है ना वो घेरने लगते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बाज़ों का हम देखते हैं कि जो चाय के होटल होते हैं वो बेसिकली रोड के कॉर्नर्स पे होते हैं। ठीक। तो वो उनसे जब वो जगह ज़्यादा घेरने लगते हैं तो उससे फिर ट्रैफिक पे भी मुश्किलात आती हैं और वो हिस्सा हिस्सा बढ़ता जाता है। तो इस वजह से जब ये कार्रवाई की गई है, अब हम देख रहे हैं कि ज़िला वस्ती और ज़िला साउथ जुनूबी में जो है वो कार्रवाई की है, तो हम देखते हैं कि लोग यहाँ पे ज़्यादा रात को बैठक लगाते हैं। मैं भी साउथ में रहती हूँ, वहाँ पर मैं खुद भी देखती हूँ कि कितनी सी दुकान स्टार्ट में लगी है। जब वो बिजनेस बढ़ने लगता है तो उसकी चेयर्स फुटपाथ से नीचे आने लगती हैं, रोड्स पे आने लगती हैं, जिसकी वजह से फिर जब ये कार्रवाई होती है तो वैसे कहीं कहीं ये इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। जो लोग चाय पे बैठक लगाते हैं रात को, अब वो क्या करेंगे? अच्छा, एक तो ये है कि जो लोग चाय पे बैठक लगाते हैं, चाय खानों पे बैठते हैं, ढाबों पे जाते हैं, वो क्या करेंगे? ऑलमोस्ट अभी बहुत सारे तो ऐसे हैं जो ढाबे जो है वो चल रहे हैं, वो ढाबे चल रहे हैं जो कि जो है अपनी हुदूद से तजावुज़ नहीं करते, एक सर्टन एरिया के अंदर है। लेकिन पता है क्या, आजकल ये एक बड़ा ट्रेंड इन है, अगर आप डिफेंस या क्लिफ्टन के एरिया में जाएं तो वहाँ पर बड़े चाय के जो है वो कैफ़े हैं और लोग रात को वहाँ पर बड़ा एंजॉय करते हैं, म्यूज़िक वगैरह भी लगा होता है। तो वहाँ पर भी जो है वो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि वो एक प्लॉट सा बना होता है, उन्होंने वहाँ पर एक पूरे कैफ़े मेंटेन किया होता है, वहाँ पर आ रहे होते हैं, पब्लिक प्लेस होता है। तो उसमें होता ये है कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है और लड़के लड़कियाँ फैमिलीज़ वहाँ पर बहुत तादाद में जाते हैं।
अच्छा ये भी है, लेकिन ये है कि सूरत हाल अभी कमिश्नर कराची की जहाँ नज़र पड़ी अभी वहाँ कार्रवाई हुई है, ये बात है। नज़र जो है अभी उन 38 चाय खानों में पड़ी है, लेकिन जो डिफेंस क्लिफ्टन की तरफ बहुत सारे ऐसे चाय खाने हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक जैम होती है, स्पेशली जब आप सीवीओ वाले रोड पर जाते हैं आगे के साइड पे, तो वहाँ पर 2-3 ऐसे जो है ना वो कैफेज बने हुए, हाँ, जिसकी वजह से अंदर गली में जो अंदर टर्न होने वाले लोग होते हैं उनका भी प्रॉब्लम होती है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे होते, उस गली में पूरा ट्रैफिक जैम होता है। और जो स्ट्रेट रोड जो सीवीओ की तरफ जाने वाले लोग होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। 2 या 3 ऐसी पॉजिटिव चीज़ें बताएं इन चाय खानों के हवाले से जो लोग बैठ के वहाँ पर बात कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और ये एक हेल्दी एक्टिविटी आप समझती वाकई है हेल्दी एक्टिविटी लोगों के लिए, फैमिलीज के लिए। अच्छा मैं आपको सबसे बड़ी मजे की बात बताऊं, मैं चाय नहीं पीती। चाय नहीं पीती भैया, ये देखें, लेकिन ये मैं चाय पी रही हूं। चाय के बारे में ना एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रखी जाती है, और वो कहते हैं ना कितनी ही बड़ी मुश्किल हो, कितना ही काम का प्रेशर हो, अगर आपने चाय पी ली तो आप सारे काम आसानी से हैंडल कर लेते हो। और चाय मुझे ऐसा लगता है खुली फिजा में बाहर बैठ के दोस्तों के साथ या फिर रिश्तेदारों के साथ बाज़-औक़ात जो है वो चाय पीना, उसमें बहुत से बिजनेस के नए तरीके भी आ रहे होते हैं, और घरेलू मसले हल करने के भी जो है वो चाय के ढाबों पे सारा जो है ना वो पूरे दिन की प्लानिंग हो रही होती है। अच्छा जी कल जो है वो इतने करोड़ का बिजनेस खोल लेंगे, कल से हम ये करेंगे, कल से जिंदगी चेंज कर लेंगे, लेकिन वो चाय के ढाबों पे जो बातें होती हैं वो वहीं रह जाती हैं। वो प्लानिंग अगले दिन फिर एग्जीक्यूट तो नहीं होती। जैसे अगर किसी ने ये तहैया कर लिया कि भाई कल से जो वो बाइक आहिस्ता चलाएंगे, लेकिन वो बाइक आहिस्ता नहीं चला पाते। लेकिन उससे ये होता है कि आपके दिमाग की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो रिलीज हो जाती है। यानी आप बैठते दोस्तों से बात करते और फिर उसके बाद यू फील रिलैक्स के अच्छा ठीक है जी, चाय के ढाबे पे हम बैठे तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, हमने दोस्तों से बात की है, कुछ रिलैक्स हो गए एंड ऑल दैट। लेकिन आप क्या समझती हैं कि सर्दियों में जहाँ पर एक फेस्टिवल की तरह कराची हाइट्स जो है वो सर्दियाँ मनाते हैं, गुजारते हैं, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास सर्दियाँ कम आती हैं, ज़्यादातर गर्मी रहती है बाकी जो है वो शहरों की बनिस्बत। लेकिन कराची शहर में सर्दियाँ जो होती है ना वो इस तरह होती है कि आपको नज़र आएगा कि जी चाय खाने आबाद हैं, फैमिली रेस्टोरेंट जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा खाने खाए जा रहे हैं, एंड इट्स ऑल अबाउट ईटिंग एंड इट्स ऑल अबाउट हैंगिंग आउट विद योर फैमिलीज़। विंटर सीजन में लोग यही सारा कुछ कर रहे होते, दिन में आपको इतना रश नहीं मिलता, लेकिन रात को 9-10 बजे के बाद या 7-8 बजे आप देखें कि सबसे ज़्यादा रश। सड़कें चाहे आपको सन्नाटे में मिलेंगी, खाली मिलेंगी मुश्किल से, लेकिन आपको चाय खाने आबाद मिलेंगे, रेस्टोरेंट और सब जगहों पर आपको रश मिलेगा। तो क्या समझती हैं कि विंटर सीज़न में इस तरह से क्रैक डाउन करना कितना असरअंदाज होगा चाय खानों के मालिकान पर भी और जो अवाम है उन पर भी? अच्छा ये है कि सर्दियों की वो कहते हैं ना जो चीज़ जितनी कम होती है उसकी उतनी कदर होती है। सर्दियाँ कम आती हैं और उसमें फिर एक बात ये कि दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं, तो इसलिए लोग जो बाहर निकलते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। लेकिन ये है कि अभी तो चाय के कराची बहुत बड़ा शहर है और से 38 जो है ना वो बहुत ही कम तादाद है, बहुत ही मिनिमम है। और अगर कराची के बासी जो है ना वो 38 चाय खानों में भी अगर 200-300 लोग बैठ रहे होंगे तो आज वो भी परेशान होंगे कि हम तो वही जाते हैं, क्या करें। कराची वाले जो है ना मुझे ऐसा लगता है वो जुगाड़ू हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं कराची वाले। तो लेकिन ये कि अभी तो इनिशियल स्टेज पे हुआ है, हो सकता है कि ये जो है वो पेटिशन दायर करें या कमिश्नर कराची जो है वो इनके साथ जो है वो कंट्रीब्यूट करें, भाई जितना आपका हिस्सा है, जितना आप किराए पे लेते हैं ना उतना ही रहें, क्योंकि हमारे कराची वाले भी जो है वो बहुत ज्यादा निकल पड़ते हैं। अगर हम बंस रोड की बात कर लें वहां पर भी आप देखिए पूरी चेयर्स लगी होती है, ट्रैफिक का निजाम धरा हुआ होता है। अच्छा जिन्होंने भी ये ढाबे खोले हुए हैं, चाय के होटल्स हैं या छोटे मोटे रेस्टोरेंट हैं, अब जो सूप वाले ना आप देखिएगा कि वो जहाँ खड़े होंगे वहाँ भी बहुत ज्यादा रश होगा, सूप पे भी बहुत। तो आप लोग जिधर भी ये स्टॉल्स लगाते हैं, चाय खाने खोलते हैं, ढाबे खोलते हैं, ये ख्याल रखें कि उससे जो तजावुज़ात है उसका प्रॉब्लम ना हो, यानी आप अपनी हुदूद से तजावुज़ ना करें। जहाँ आप अपनी चेयर्स लगाते हैं एटलीस्ट वो जगह या तो आप फिर गवर्नमेंट से अथराइज़ कराएं, यानी कि आप वो चीज़ अथराइज़ कराएं, आप प्रॉपर लें, इजाज़त लें। वरना अगर ट्रैफिक जैम हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, पूरा आपने बंस रोड देखी होगी, बंस रोड की साइड पर जो एक पूरा एरिया है वो तो चलो उन्होंने एक फूड स्ट्रीट पूरी अलग से बना दी, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ पर साइड पर भी जो इक्का दुक्का आपको नजर आएंगे स्टॉल्स वगैरह, वहाँ पर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाती है। फूड स्ट्रीट है तो लोग जो है वो इतना जोर भी नहीं देते। हाँ नहीं वो तो चले उन्होंने एक पूरी फूड स्ट्रीट बना दी, और सर्दियों में तो बंस रोड का जो फूड है आप बहुत एंजॉय करेंगे, ज़रूर जाएं। लेकिन जो इस तरह के चाय खाने हैं या ढाबे हैं उनके ऊपर जो है ना क्रैकडाउन बनता भी है कि वो क्योंकि अपनी हुदूद से तजावुज़ करते हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है
उसकी वजह से रश होता है और फिर चोरी डकैती का खतरा भी जो है ना खतरा भी वो बढ़ बढ़ जाता जाता है, किसी न किसी ऐसे इंसिडेंट का खतरा भी बढ़ जाता है। चलिए जी, इसकी जो भी फॉलोअप आएगा वो ज़रूर हम आपके साथ में शेयर करेंगे कि जी आगे नेक्स्ट क्या होने जा रहा है और इन लोगों ने फिर नेक्स्ट क्या किया। अगली खबर पर जाते हैं और अगली खबर जो है वो शेयर करते हैं, लेकिन अगली खबर शेयर करने से पहले एक अफसोसनाक खबर है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और ये अफसोसनाक खबर कुछ इस तरीके से है कि ऑस्ट्रेलिया में ये एक नौजवान क्रिकेटर हैं जिनकी प्रैक्टिस सेशन के दौरान जो है वो गेंद लगने से मौत हो गई है, यानी बॉल थ्रोइंग के दौरान जो है इनकी डेथ हो गई है। दैट्स रियली सैड, क्योंकि ये जो क्रिकेटर्स होते हैं बड़ी मेहनत से तैयारी कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आगे आते हैं। तो ये जो यंग बॉयज़ हैं, ये जो यंग टैलेंट होता है जो कि क्रिकेट में अपनी किस्मत आजमा रहा होता है, इसको बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक 17 साला बैन ऑस्टिन रवा हफ्ते के आगाज़ में इंजरी का शिकार हुए थे, जबकि इस मरतबा इन्हें मेलबर्न में गर्दन पर गेंद लगी और उनकी मौत अस्पताल में हुई। अच्छा, अब जी जो ओवरऑल वाक़या है, ये इंसिडेंट है, इससे मुतालिक क्रिकेट विक्टोरिया ने ये तस्दीक की है कि बैन ऑस्टिन को थ्रोइंग डिवाइस की गेंद गर्दन पर लगी, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस विक्टोरिया ने तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुँचाया। अच्छा, इससे हमें ये बहुत सारे ऐसे जो है ना वो सबक भी मिलते हैं, लेसन भी मिलते हैं कि ये जितने ज़बरदस्त, ये देखें कितने यंग हैं, 17 साला हैं, क्रिकेटर है, यानी इस तरह के जो लोग अपनी किस्मत आजमा रहे होते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड होते हैं, ए क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हैं, डोमेस्टिक में होते हैं या इंटरनेशनल में आने की कोशिश कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल में आ भी जाते हैं, इन लोगों के लिए लेसन यही कि बहुत एहतियात करें। जब भी आप प्रैक्टिस सेशन के लिए जाते हैं तो अपने कोचेज़ के साथ जाएं। जब भी आप प्रैक्टिस सेशन के लिए जाते हैं तो जो आपके कोचेज़, आपका स्टाफ आपको गाइड करता है, आप उस तरह से प्रैक्टिस करें तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे अगर आप फ़ुटबॉल देखें तो हमारे यहाँ फ़ुटबॉल के लिए बहुत सारे ऐसे अब क्लब्स हैं जो कि बहुत ग्रूम कर रहे हैं बच्चों को। वहाँ पर जो ड्रिल्स होती हैं वो ड्रिल्स भी जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं या कोचेज़ होते हैं उनकी निगरानी में होती है। तो अगर ज़रूर आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं तो जाएं, वरना आप इस तरह से ना जाएं। आप लोगों की मौजूदगी में जो प्रैक्टिस आपका सेशन है आप उसी में जो है जाएं और एहतियात करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं, आपके साथ में शेयर करते हैं ये ख़बर है जी। तैयारे में इजाफी मुसाफिर सवार, कप्तान जहाज़ को वापस बोर्डिंग पर ले आया, यानी कि बोर्डिंग ब्रिज पर उसको लाना पड़ गया जहाज़ को। अब ये इतने सारे मुसाफिर सवार हो गए थे, मतलब हैरानगी की बात यह है कि वापस आना पड़ गया तैयारे को। तो कराची के जिन्ना टर्मिनल एयरपोर्ट है ये, जहाँ पर एक दिलचस्प वाक़या पेश आया, गैर मुतवक्के वाक़या भी है ये, कि जब निजी एयरलाइन की परवाज़ PA 206 में इजाफी मुसाफिरों की वजह से तैयारे की रवानगी में ताख़ीर हुई। ज़राए के मुताबिक मुल्की निजी एयरलाइन का तैयारा कराची के जिन्ना टर्मिनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए रनवे पर टैक्सी कर रहा था। इस दौरान कप्तान को इजाफी मुसाफिरों का तैयारे में सवार होने का पता चला। मतलब कप्तान नोज़ के भाई यहाँ तो बहुत सारे मुसाफिर बैठे हुए हैं। कप्तान तैयारे को वापस पार्किंग से बोर्डिंग ब्रिज पर ले आया। ज़राए के मुताबिक कराची से इस्लामाबाद की परवाज़ PA 206 में नशिस्तों से ज़ायद मुसाफिरों को सवार करने पर कप्तान को एतराज़ हुआ। कॉकपिट क्रू ने 2 इजाफी मुसाफिरों को उतारने के बाद तैयारे को रवानगी का ऐलान किया। ताहम शाम 5 बजे रवाना होने वाली परवाज़ मज़कूरा मामले की वजह से 1.5 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई। वाक़े की वजह से तैयारे पर सवार 170 मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अक्सा, हम ये खबर है मतलब थोड़ा हंसी भी आ रही है, लेकिन उस जो कैप्टन है, यानी जो प्लेन का जो प्लेन का कैप्टन था, उसने कहा जी ज़्यादा मुसाफिर हैं तो मुझे उतार देना चाहिए। और फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके उन्होंने जो भी बात की, जो भी कुछ किया, उसके बाद उन्होंने फिर वो उड़ान भरी। कैसे देख लिया आप इस खबर को? अच्छा, और अगर इस खबर के मुतालिक आपके पास कुछ और इनसाइड स्टोरी या डेवलपमेंट स्टोरी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छा, ये तो हम सुनते हैं कि बाज़ का बसों में ऐसा होता है, भाई दरवाजे पे लटक के चढ़ गए, आगे स्टॉप तक जाना है। हाँ। और ट्रेनों में भी ये वाक़यात होते हैं। हाँ। स्टेशन पे रुकी, चढ़ गए, भाई पीछे से छुप गए, टिकट चेंज करने चेक करने आया, एक डब्बे से दूसरे डब्बे में घुस गए, वॉशरूम में छुप गए। ये देखिए, लेकिन ये प्लेन में जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब आप या तो फिर इसमें जो है वो एयरलाइन की भी गलती है कि उन्होंने जब जो पैसेंजर हैं वो नहीं, अभी हमें ये देखना होगा ना कि इफ़ देयर इज़ अ पॉलिसी, अगर उस एयरलाइन की ये पॉलिसी है, ठीक है, कि भाई उसमें इतने मुसाफिर ट्रैवल कर सकते तो ठीक है। नहीं तो अगर तो जो जहाज़ का जो पायलट है, अगर उसने ये फैसला किया है तो ये बड़ी हैरान कुन बात है।
हैरानकुन बात है। और लेकिन जैसे कि उन्होंने, अगर पायलट ने कहा कि 2 इजाफी जो है वो पैसेंजर हैं, हाँ। तो फिर वो कहाँ सिटिंग करेंगे? हाँ। हैरत की बात ये भी है ना कि वो खड़े होकर तो सफर कर नहीं सकते, वो कोई बस तो है नहीं जो सीधी स्ट्रेट जाएगी। और उसमें हंसी की बात भी है इसमें, लेकिन ये कि इंटरेस्टिंग ये है कि अच्छा, जहाज में एंटर होते हुए टिकट चेक नहीं किया, ये चीज़ भी है ना। और हो सकता है चलो टिकट हो भी, तो फिर ये कि जहाज़ में उनका नंबर होना चाहिए उस वाली सीट का, कि भाई अगर मेरी ये इस प्लेन में, मेरी इस एयरलाइन में टिकट है तो मेरी यही सीट होगी। मतलब इसमें एयरलाइन की भी कहीं ना कहीं गलती है, और कहीं ना कहीं पैसेंजर की भी जो है वो बेवकूफ़ी है कि वो एक ऐसी प्लेन में चढ़ गए जिसमें उनकी बैठने की जगह नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात ना अब मामूल बनते जा रहे हैं। किसी ने टिकट लिया, किसी जगह का पहुँचा दिया, कहीं प्लेन फ्लाई किया और कहीं और उतार दिया गया। मतलब ये नहीं कि कोई ख़राबी हो गई, कोई फ़नी ख़राबी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई। अब मुसाफिर एक्स्ट्रा हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं चल रहा इंतज़ामिया को, उसके बावजूद पता नहीं चल रहा किसी भी स्टाफ को। बोर्डिंग हो गई, सारा कुछ हो गया, उसके बाद नहीं जी ओके एक्स्ट्रा हो रहे हैं, सो प्लेन को वापस लाया जाए। हाँ। और फिर दोबारा जो है वो जाया जाए। 170 पैसेंजर जो वो परेशान हुए, 170 पैसेंजर जो है परेशान हुए। तो जो इंतज़ामिया है उसको इस मामले में बड़ा देखना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैवल, ये एक इट्स अ सीरियस थिंग, इट्स ट्रैवल। और ये जो ट्रैवलिंग होती है ना, इसकी बड़ी एसओपीज़ होती हैं, बड़ी सिक्योरिटी होती हैं। इसमें कई ऐसे पेशेंट्स भी होंगे, कई ऐसे लोग भी होंगे जिनको टाइमली पहुंचना होगा जिस जगह पे वो जा रहे हैं, क्योंकि सब तो ऐसा नहीं करते ना कि 2-2, 3-3 दिन पहले कहीं पहुंच जाए। सब ऐसा भी करते हैं कि उनकी कोई मीटिंग्स होती हैं। हाँ बिल्कुल, उनको पता होता है कि जी हम इतने दिन में जो है वो यहाँ पर रुकेंगे, या इतनी देर में पहुँचेंगे, या इस टाइम पर पहुँचेंगे और इस टाइम पर हमारी मीटिंग है। तो जो लोग भी ट्रैवलिंग करते हैं थ्रू प्लेन, उनकी जो टाइमिंग्स होते हैं वो डेफिनेटली सेट होते हैं, तो इंतज़ामिया को उसका ख्याल रखना चाहिए। चलिए जी, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और टॉप स्टोरी पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, एक और ख़बर पर डिस्कशन करते हैं। कराची में शहरियों पर ई चालान के नफाज का मामला सिंध असम्बली पहुँच गया। चलिए जी, अब ये जो ई चालान का इशू है, जो हम गुज़िश्ता 3 दिन से आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, अब इसकी जो डेवलपमेंट स्टोरी है वो ये है कि MKM के रुकन सिंध असम्बली आदिल अस्करी ने शहरियों पर ई चालान के नफाज के ख़िलाफ़ तहरीक इल्तवा जमा करा दी। तहरीक में कहा गया है कि ट्रैफिक के बुनियादी इंतजामात, रोड सेफ्टी इक़दाम के बगैर ई चालान सिस्टम नाफिज करना नाइंसाफ़ी है। टूटी फूटी सड़कें, गैर फ़ाल सिग्नल्स, नाकिस ज़ेब्रा क्रॉसिंग और तजावुज़ात की वजह से शहरी रोज़मर्रा सफ़र में मुश्किलात का शिकार हैं। और मुतालबा ये किया गया है कि सड़कों की मुरम्मत और ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने तक ई चालान मुअत्तल रखा जाएगा। जी अक्सा। अच्छा, ये इसमें कहीं ना कहीं ये बात अगर हम कहें तो सही भी है, लेकिन चूंकि असेंबली ये मामला पहुंच गया तो यकीनी तौर पर अब इस पर एक्शन होना है। और 3 दिन हो गए ई चालान को होते हुए, और अब तक जो वो 11,000 से ज़ायद ई चालान हो चुके हैं, करोड़ों रुपए के। तो अभी भी लोगों का कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं है कि उनके पास कोई मैसेज नहीं आ रहा, और उनको पता नहीं चल रहा कि उनका ई चालान जो है वो किस तरीके से उनको रिसीव होगा। और सबसे बड़ा मसला ये भी आ रहा है कि गाड़ियाँ उनके नाम पे नहीं है। अब आपकी बाइक है, आपकी बाइक मैंने जो है वो आपसे परचेज कर ली, पर डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे, तो वो ई चालान जो वो आपने ही पे करना है। और फिर आप भले वो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं भाई ये बाइक तो मैंने 2 साल पहले सेल कर दी थी, 3 साल पहले सेल कर दी थी। तो एक ये चीज़ है। और सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है वो शहर कराची का बुनियादी वो है सड़कों का। अब सड़कें इस तरीके की हैं कि शहरी जो है वो कानून की यूँ समझ लें कि पासदारी ना करने पर भी बाज़ जो है मजबूर हो जाते हैं अपने बचत के लिए। तो उसको देखते हुए भी जो है वो आदिल अस्करी ने ये जो है वो तहरीक इल्तवा जमा करवाई है असेंबली में कि फिलवक्त जो ई चालान है उसको मुअत्तल कर दिया जाए, ताकि जो शहरियों पे, क्योंकि इस बार ई चालान जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी रकम में लग रहा है। क्योंकि कच्चा कल भी मिनिस्टर साहब से हमारी बात हुई थी इस हवाले से, शर्जील मेमन से। तो उन्होंने ये कहा कि अगर शहरी चाहते हैं कि उन पर चालान ना लगे तो वो जो है फिर कानून की पासदारी करें। सही। लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर हुकूमत अपनी मर्जी से चालान लगाएगी। अच्छा। और मिनिमम जो चालान लग रहा है वो 20,000 25,000 इस तरीके से लग रहा है। तो इस पे शहरियों का क्या रद्द अमल है? शहरियों को अभी तक इस चीज का पता भी नहीं है, समझ ही नहीं आ रही ना, अवेयर नहीं है, क्योंकि एक ना कोई आगाही मुहिम इस हवाले से चलाई नहीं गई कि शहरियों को रिसीव। लेकिन ई चालान की बात तो काफी टाइम से हो रही है, और ये यूँ समझ लें जैसे कि आम शहरी है ना, आपको मुझे पता है ई चालान क्या है और किस तरीके से लग रहा है, लेकिन जो बिल्कुल शहरी है जो इस वक्त अपने तंगी के हालात में, उसको नहीं आइडिया कि ई चालान क्या है और उसको कैसे रिसीव होना है। हमने ये मुहिम देखी पिछले 3 महीने से चली थी कि ई चालान होने वाला है, गाड़ियों के जरिए जो मोनेटाइज होंगी सारी चीजें, लेकिन अभी भी कुछ शहरी ऐसे उनको पता ही नहीं है कि अगर मेरी गाड़ी मेरे नाम पे नहीं है तो मेरा चालान कहाँ जाएगा, और अगर मेरी गाड़ी मेरे नाम पे है तो मेरा चालान मुझे रिसीव कैसे होगा। अभी भी हम स्क्रॉलिंग पे देख रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा गाइड करें लोगों को कि किस तरीके से ई चालान होगा। अगर कोई बाइक वाले भाई हैं या कोई गाड़ी लेके जा रहा है
तो अगर उसका चालान हो जाता है या उसको कोई प्रॉब्लम होती है इसी से रिलेटेड, तो क्या उसको SOPs रखनी चाहिए, किन बातों पे चालान होगा और किस वजह से चालान नहीं होगा, आवाम की सहूलत के लिए, उनकी समझ के लिए ज़रा बताइए। ई चालान जो बुनियादी चीज़ों पे लग रहा है वो हेलमेट ना होना, ठीक, और ट्रैफिक सिग्नल जो है वो बंद होते हुए क्रॉस करना, ठीक, और साथ ही साथ अगर आपने फैमिली में ज़्यादा लोग बैठाए हुए हैं सीट बाइक पे, क्योंकि ये ख़तरा होता है, हाँ, उस पर अगर आपने एक्स्ट्रा लोग बैठाए हुए हैं तो उस पर भी जो है वो आप पे चालान होगा। तेज़ स्लो ट्रैक पे अगर आप तेज़ रफ्तार में जो है वो स्पीड रख रहे हैं तो उस पर भी आप पे जो है वो चालान होना है। या अगर आप जो है वो टर्निंग पॉइंट पे जो है वो इंडिकेटर नहीं दे रहे हैं या कानून की जो है वो पासदारी नहीं कर रहे हैं तो इन ट्रैफिक चीज़ों रूल्स पे फॉलो जो है नहीं वो कर रहे हैं, आपने वन व्हीलिंग, वन व्हीलिंग करनी है। वन व्हीलिंग तो बेसिकली ज़्यादा ये हो रहा होता है कि लड़के गलियों पे कर रहे होते हैं, वो इन चीज़ों में इतना नहीं आ रहा होता। हाँ। लेकिन मेन रोड पे अगर आपने इन बुनियादी चीज़ों की नहीं की, सबसे ज़्यादा चालान हो रहे हैं ना वो ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करने पे और हेलमेट ना होने पे हो रहे हैं। हेलमेट ना होने पे हो रहे हैं। और यही सिमिलर बाकी गाड़ियों के लिए क्या सिस्टम है? गाड़ियों के लिए भी इसी तरीके से है कि अगर आप क्योंकि अक्सर हम देखते हैं सुबह जब लोग जॉब पर जा रहे होते हैं वो अक्सर सिग्नल को जो है वो क्रॉस कर देते हैं, और शाम के टाइम पे भी ऐसा हो रहा है लोग जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में जो है वो आड़ी टेढ़ी गालियां निकाल रहे हैं, बिल्कुल जो है वो यूँ समझते हैं कि, और हादसा भी इसी वजह से होते हैं। अगर हम रूल्स को फॉलो करने लग जाए तो हादसा से भी बचने लगेंगे। लेकिन चूंकि इसमें सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि कराची की सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हम अपना कोरंगी कॉजवे का रोड देखते हैं, मुख्तलिफ शारे हैं, लियाकताबाद की बात कर लें, न्यू कराची की बात कर लें, तो उनकी वजह से जो है वो कुछ लोग जो है वो उस चीज़ से भी डिस्टर्ब हैं। हाँ, कि तो जो ये आदिल अस्करी ने उस पर तहरीक अल्तवा जमा करवाई, उस पर उन्होंने यही कहा कि जेब्रा क्रॉसिंग का कराची में इतना कोई खास सिस्टम नहीं है, सही, जिसकी वजह से हादसा हो जाते हैं, हाँ। और ट्रैफिक सिग्नल्स भी उस तरीके से नफ्स नहीं है, हाँ, और अगर कुछ है तो वो शायद उतने प्रॉपर भी नहीं है, प्रॉपर नहीं है। तो ये पहले ये चीज़ें बंदा कंफ्यूज हो जाए, अभी ग्रीन जली थी, अभी रेड कैसे जल गई, अभी रेड जली थी, अभी ग्रीन कैसे जल गई, सोचते रहते हैं इंसान, क्योंकि जो प्रॉपर नहीं है तो उनको ठीक करना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहले उन्होंने अपनी जो तहरीक अल्तवा जमा करवाई आदिल अस्करी ने, उसमें उन्होंने पहला जो मुतालबा किया वो ये रखा है कि पहले आप मंसूबों के हवाले से जो है वो एक नोटिस जारी करें कि शहर का जो बुनियादी मसला है सड़कों का, इसको बेहतर किया जाए, फिर आप ई चालान को जो है वो बहाल करें। अभी के लिए उन्होंने ये जो है वो तहरीक अल्तवा जमा करवाई कि इस वक्त के मुअत्तल होना चाहिए। और इनिशियल चालान जो होता है वो कितने रुपए से कहाँ तक? 20,000 से इनिशियल स्टार्ट है और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा ये, और अगर किसी पे 20,000 से इनिशियल चालान स्टार्ट है। प्लीज़ कराचीइट्स वेकअप, जागें और अच्छे तरीके से अपने बाइक्स, गाड़ियाँ जो भी आपके पास है वो चलाएं और कम से कम इस चालान से बचें और इससे एक्सीडेंट से भी लोग बच एक्सीडेंट से बचें। और इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर किसी की गाड़ी पे 10 दफ़ा ई चालान हो गया तो उसकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। देखें जी, ये जो न्यूज़ बता रही है ना अक्सर, ये बड़ी काम की न्यूज़ है कि इस सेंस में उन लोगों के लिए कि अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप ई चालान करवाई जा रहे हैं और आपको कोई फिक्र नहीं है, तो अगर 10 दफ़ा से ज़्यादा आपका चालान हो तो आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। तो ये खबर जो है ना उन तमाम कराची हाइट्स के लिए है जो कि ये सोच रहे हैं कि ठीक है ई चालान आ गया तो वी हैव सो मच मनी, तो हम चालान पे करते रहेंगे और हम इसी तरीके से रहेंगे। आप इसी तरीके से नहीं रह सकते, अब गाड़ियाँ भी जब्त होंगी। अच्छा, ये जो हैवी ट्रैफिक है इसके लिए कुछ है इसमें? हैवी ट्रैफिक के लिए भी बिल्कुल यही रूल्स हैं, यही रूल्स हैं। सही, तो हैवी ट्रैफिक भी अगर अपने टाइमिंग से आउट होके जो हैवी ट्रैफिक के टाइमिंग है रफ्तार में, हाँ, क्या टाइमिंग्स है हैवी ट्रैफिक इनकी जो है वो रात 10 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक के टाइमिंग्स है। और उसके बाद अगर कोई इस तरह से हैवी ट्रैफिक ट्रॉलर है या फिर कोई ट्रक है या कोई इस तरह से होते कि वो जो लोडर ट्रक जा रहे होते, बड़े बड़े ट्रक जा रहे होते, अगर वो नज़र आएंगे तो उनका भी चालान होगा। तो ये रूल बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन कराचीइट्स को समझने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर अभी तक यही पूछ रहे हैं कि कैसे है चालान, कैसे अप्लाई हो रहा है चालान, कैसे पता चलेगा कि होगा क्या क्या नहीं होगा। तो आज हमने अपने शो में आपको बताया कि किस वजह से आपका जो है वो चालान हो सकता है, तो अब ये तमाम तर मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है। चलिए जी, एक और टॉप स्टोरी पर डिस्कशन करते हैं और टॉप स्टोरी ये है कि जी ये खबर कुछ इस तरह से है, कराची में न्यूयॉर्क से भी कम जराइम होते हैं। अच्छा जी, कराची में न्यूयॉर्क से भी कम जराइम होते हैं? अच्छा, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जी नासिर शाह साहब। अच्छा, वो मज़ीद कहते हैं कि ट्रैफिक चालान कवानीन अवाम की हिफाजत के लिए है, सज़ा के लिए नहीं है। सुल्तानाबाद और दीगर अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इसके अलावा सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन दीगर सूबों से ज़्यादा बढ़ाई गई है। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कराची में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल ज़रूरी है। जी, कराची में कम जराइम है, न्यूयॉर्क में ज़्यादा है, ये तो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं।
मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, लेकिन कराची में हम देख रहे हैं कि जुराइम में इजाफा जो है वो बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा। हम अब तो पहले तो हम सुनते थे कि इस जगह ये वाक़या हो गया, लेकिन अब हमें अपने ही बिल्कुल जानने वालों में पता चल रहा है उसके साथ ये हादसा हो गया, वो चाय के होटल पे गया था, वो कबाब लेने गया था, उसको जो वो मार दिया। तो ये बड़े ऐसे हादसा होने लग गए कि दिल जो है ना वो डरता है। हाँ। तो बाकी अगर जैसे हमारे मुल्क में ये है कि कराची में जो कराची की आबादी ज़्यादा है और कराची में हर तबके का ये खबर इन्होंने ई चलान के तनाजुर में ही ये बात की है कि कराची में जो जराइम है वो कम है, न्यूयॉर्क में ज़्यादा है। और नासिर शाह साहब जो हैं, नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने ये कहा है कि जो ई चलान है ये कोई आवाम के लिए कोई इस तरह से नहीं है कि उनकी सज़ा है या कुछ और है, ये जो है उनकी बेहतरी के लिए है, बेटरमेंट के लिए। इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात हो रही है नासिर हुसैन शाह साहब की कि वो गए और उन्होंने अवामी मसाइल पर गुफ्तगू की और वहाँ पर उन्होंने ट्रैफिक कवानीन के मसाइल के हल का भी जवाब दिया कि ये कवानीन जो है अवाम की बेहतरी के लिए होते हैं, सज़ा के लिए नहीं होते। और वहाँ पर उन्होंने अवाम की फलाह और बहबूद के हवाले से भी बात की। उस हवाले से बताएं। कहीं यूँ समझ लें कि अगर ई चलान का सिस्टम हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो है वो हिफाजत के लिए भी है, जैसे कि हेलमेट पहनना। ये नहीं, उन्होंने अवामी मसाइल पर भी गुफ्तगू की ना, उन्होंने पेंशन के मसाइल पर भी गुफ्तगू की, फिर उन्होंने बताया तनख्वाहों के हवाले से भी। तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि मज़ीद क्या करने जा रहे हैं। असल में काफ़ी सारे हमारे इदारे ऐसे हैं जैसे कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि कम से कम मुजरत जो है वो 37 से 42,000 हो। पर अब भी बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो इस चीज़ पे जो है वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। हम अभी मैं बात कर लूँ, बहुत सी जगहों पे जो है वो 28 से 29,000 भी मिनिमम वेज जो वो चल रही है। तो उस पे जो है वो अब कल हमने मिनिस्टर साहब से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा इस चीज़ पे जो वो एक्शन लेना है। और ताकि चेक एंड बैलेंस रहे तमाम, भले वो इदारा आउटसोर्स हो या फिर जो है वो, क्योंकि पेंशन के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। असल में पेंशन का जो मसला है वो कुछ इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि हमारे बहुत से सरकारी महकमे जो है वो आउटसोर्स होते जा रहे हैं। ये भी एक, अगर हम बात करते हैं तो एक हमारी मईशत के लिए जो है ना ये एक ख़तरनाक है ये चीज़ कि हमारे अपने इदारे जो है वो आउटसोर्स हो रहे हैं, थर्ड पार्टी आके जो उसको जो है वो अपने हैंड ओवर करिए। तो बेसिकली जो है वो कल हमने पीआई के मुलाजमिन का भी देखा, एहतजाज जो रिकॉर्ड करवाए गए कि उनको जो है वो अब तक जो है वो पेंशन नहीं मिली। तो उसी पे जो है वो मिनिस्टर साहब ने उसका जो है वो फॉलोअप दिया कि इन चीज़ों पे हम अमल दरामद करवाएंगे कि जितने भी इदारे आउटसोर्स हो रहे हैं कम से कम वो अपने पुराने मुलाजमिन को जो वो पेंशन हो या फिर तनख्वाहों की चेक एंड बैलेंस हो उनको जो वो मेंटेन रखें, उनको मेंटेन करें। मज़ीद क्या कुछ कर रही है सिंध गवर्नमेंट? सिंध गवर्नमेंट अभी जब मिनिस्टर साहब ने अपनी कल स्पीच में ज़्यादातर जो है वो कराची के मंसूबों पर बात की कि कराची के अभी बहुत सारे मंसूबे हैं जो 2025 के दिसंबर तक जो है वो जिनका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। और जिसमें शारिया भुट्टो भी कह रहे हैं कि दिसंबर में जो उसके फेज़ 2 का जो है वो इफ्तिताह किया जाएगा। और मस्जिद ताज हैदर ब्रिज है जिसका कल शर्जील मेमन ने इनॉग्रेशन किया है। इससे पहले भी परसों भी हमने ताज हैदर वाली जो है ना खबर शेयर की थी कि वो कंप्लीशन की जाने बढ़ रहा है, हो सकता है कि उसका इफ्तिताह भी जो है वो जल्दी कर दिया जाए। तो कल उसका इफ्तिताह हुआ है। तो बेसिकली जो है वो अभी हमने देखा कि फेडरल बी एरिया में भी 2 पार्क का इनॉग्रेशन किया था, नासिर हुसैन शाह ने किया था। तो बेसिकली वो कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट बेहतरी की तरफ भी है, लेकिन आवाम जो है ना काफ़ी हद तक मायूस है बुनियादी मसाइल से। और सबसे बड़ी बात ये है कि महंगाई ने आवाम को तोड़ दिया है। अगर बेसिकली जहाँ मंसूबों की बात कर रहे हैं कि मंसूबे हो रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत को एक जो नज़र है वो महंगाई पे डालनी चाहिए, महंगाई पे भी फोकस करना चाहिए। और महंगाई एक ऐसा इशू है कि ये तो हर घर में जो है ना वो मुश्किलात बढ़ा रहा है। मतलब आप आटा, चीनी, दाल कुछ भी लेने चले जाएं, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक आप लेने चले जाएं। इनफैक्ट जो आप एक होता है ना कि नमक की एक छोटा सा आप पैकेट भी लेके आते तो उस पर भी आप देखें कि प्राइस बढ़े हुए हैं। तो महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ी हुई है। और अब जो आने वाली सर्दियां इसमें आप देखेंगे कि इस तरह की खबरें, एलपीजी महंगी हो गई है और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है ना वो लोग परेशान हैं। अंडे जो है वो तो लाजमी है, अंडे महंगे ना हो ऐसा कैसे हो सकता है सर्दियों में? अंडे महंगे, देखिए आवाम को ना खुद ही पहले से पता होता है कि अब सर्दियां आ गई हैं तो अब ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, अब सर्दियां आ गई हैं तो अब ड्राई फ्रूट की कीमतें जो हैं वो आसमान पे पहुंच जाएंगी। और चिलगोज़े जो हैं वो तो आवाम की पहुंच से कहीं दूर है। चिलगोज़े खाती हैं आप? वैसे खरीदे? मैं खाती हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सोने की कीमत तो बराबर हो जाए। मैं सोना खरीद लूंगी इससे बेहतर। ये बिजनेस माइंड है जी, सोना खरीद लेंगे लेकिन चिलगोज़े नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल ये है। तो अब आप देखें ना मूंगफली के स्टॉल तो हमें बहुत ज़्यादा नजर आते हैं लेकिन वो कितनी महंगी हो जाती है। महंगे हो जाते हैं। हाँ
मिठाई, लोग जो है वो तिल के लड्डू खाते हैं, पत खाते हैं, हाँ। कितनी मजे मजे की चीजें होती हैं। ये सब मैंने सर्दियों की सौगात होती है, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है, महंगाई गरीब बहुत आवाम ज्यादा जो है है। वो स्टॉल के पास से गुजरता है तो वो सोचता है कोई चीज ले लेगा तो उसका बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। बजट डिस्टर्ब हो तो जाएगा। जैसे कि मिनिस्टर साहब ने अगर बुनियादी मसाइल पे बात की है, तो बुनियादी मसला एक ये भी कि महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई तो बहुत ज्यादा है, हाँ। लेकिन अभी उन्होंने प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की है ना इस पे, कि ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं अवाम की फलाह बहबूद के लिए। उन्होंने तरक्याती कामों की बात की, फिर उन्होंने कहा जी पेंशन के मसाइल जो है वो भी हम हल करेंगे। तो ये सारी बातें हैं अभी, लेकिन देखें अल्लाह करे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अक्सा, आप हमारे शो पर आई। शो में यह वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें और रेमेडीज़ भी तो शेयर करेंगे, क्योंकि हमने बनाना है आपको खूबसूरत। वेलकम बैक। तो अब शेयर करते हैं आपके साथ में ऐसी रेमेडीज़ जो आपकी स्किन को बनाएं बड़ा ज़बरदस्त, आपके लिए हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो, और बहुत सारी ऐसी रिसर्च जिससे होगा आपको बहुत सारा फ़ायदा और आपको मिलेगी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। तो भाई अगर आपके मसाम जो हैं वो खुले हों तो उनको बंद करने का आसान टोटका क्या है? तो आपने करना ये है कि चेहरे के खुले मसाम बंद करने के लिए 1 चम्मच आपने अर्के गुलाब में आधा चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच खीरे का रस मिलाना है। फिर उसके बाद आपने ये सोल्यूशन या महलूल रुई की मदद से, कॉटन की मदद से चेहरे पर लगाना है और 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लेना है। रोज़ाना इस्तेमाल से जिल्द टाइट होगी और मसाम कुदरती तौर पर बंद होने लगेंगे। तो ये तो हो गया जी कि अगर आपके पोर्स ओपन हैं और आपने उनको बंद करना है, क्लोज़ करना है, तो ये टोटका आपने ज़रूर आजमाना है। अच्छा जी, परिंदे गौल में उड़ते हुए एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं हैं? क्या कभी किसी ने सोचा कि कौन सी साइंस है कि वो एक सिंक में जा रहे होते हैं, फ्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से टकराते नहीं हैं? उनके अंदर इतनी सेंस होती है कि हमें इसी डायरेक्शन में जो है वो फ्लाई करना है, लेकिन एक दूसरे से टकराना नहीं है, एक दूसरे को हर्ट नहीं करना, लेकिन जाना भी एक ही डायरेक्शन में है। और जब सब डिस्पर्स हो जाते हैं तो उसके बाद वो एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं और फिर वहाँ से वो आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से क्यों नहीं टकराते, ये जानिए। परिंदों के बड़े झुंड को आसमान पर देखकर ये सवाल तो अक्सर लोगों के जहन में आया होगा कि ये परिंदे एक दूसरे से इतने कम फासले पर उड़ते हुए भी एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के साइंसदानों ने अपनी बरसों की तहकीक के बाद ये नतीजा अख्ज़ किया है कि उड़ान के दौरान एक दूसरे से परिंदे टकराते नहीं, क्योंकि वो हमेशा दाएं जानिब झुकाव रखते हैं और मुसलसल एक दूसरे पर नज़र रखते हैं। साइंसदानों के मुताबिक वो रफ्तार और बुलंदी भी एक साथ तब्दील करते हैं। इसी हम आहंगी के बायस ये टकराव से जो है वो बच जाते हैं। तो चलें जी, आज हमें ये पता चला कि ये दाएं जानिब जो है वो अपना झुकाव रखते हैं, उस तरफ जो है वो प्रेशर बिल्ड करके रखते हैं और एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं, फोकस करते हुए एक सिंक में फिर ये उड़ते हैं और इस वजह से ये टकराते नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं और आज की जो रेसिपी ऑफ द डे है वो है जी चीज़ ऑमलेट। और ये जो टाइम है और इस टाइम में जो मैं चीज़ ऑमलेट का जिक्र कर रही हूँ, सबकी भूख जो है वो बढ़ रही होगी, मेरी भूख भी बढ़ गई। लेकिन चीज़ ऑमलेट की जो रेसिपी है वो ज़रा सुन लें कि पहले आपको इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो भाई आपने लेने हैं अंडे 2 अदद, फिर आपने चीज़ लेनी है 2 चम्मच और उसको कद्दूकश कर लें। अच्छा, उसके बाद आपने प्याज लेनी है, बारीक कटी हुई प्याज 1 अदद, छोटी प्याज लें, उसको काट लें। फिर उसके बाद हरी मिर्च लेनी है आपने 1 अदद, उसको भी आपने कट कर लेना है बारीक कटी हुई। नमक अपने हस्बे जायका लेना है। तो आपके पास हो गए 2 अंडे, चीज़ कद्दूकश हुई हुई, प्याज बारीक कटी हुई, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर आधी चाय का चम्मच, दूध 1 चम्मच और फिर तेल या मक्खन 1 चम्मच। तो ये हो गए आपके इंग्रेडिएंट्स। अब किस तरह बनाएंगे आप चीज़ ऑमलेट? इसके लिए आपने 1 प्याले में अंडा फेंट लिया, इसमें दूध, नमक, काली मिर्च, प्याज, हरी मिर्च और चीज़ डालकर अच्छी तरह मिक्स करा। जब आपने मिक्स किया और उसके बाद आपको लगता है कि अच्छा पेस्ट बन गया है, तो फिर आपने एक फ्राई पैन लिया, फिर उसमें आपने तेल या मक्खन गरम किया। अब आपकी स्वाबदीद है कि आप तेल उसमें ऐड करें या मक्खन। फिर उसके बाद आपने अंडों का मिक्सचर डालकर दरमियानी आंच पर पकाया। जब एक तरफ से पक जाए तो आहिस्ता से पलट लें ताकि दूसरी तरफ भी जो है वो गोल्डन हो जाएगा, सुनहरी हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपका चीज़ ऑमलेट रेडी हो गया है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब शेयर करते हैं सबा कमर के बारे में एक स्टोरी जो कि अभी रिसेंटली बैक डेज़ में ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते से ये सिनारियो इनका चल रहा है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कई सारे एक्टर्स जो हैं उनके पास पहुँचे भी
और बहुत सारी बेस्ट विशेस भी दी, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की। तो वो जी उनको हुआ क्या था, ये हुआ था कि जहनी दबाव की वजह से उनको मामूली सा दिल का दौरा पड़ा था, एंजियोग्राफी करानी पड़ी। सबा कमर ने बताया, इंकशाफ किया। अच्छा जी, पाकिस्तान की जो नामवर अदाकारा हैं सबा कमर, उनका कहना है कि जहनी दबाव के बायस दिल का मामूली सा दौरा पड़ा, जिसके अगले रोज़ ही मेरी एंजियोग्राफी की गई। सबा कमर ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिस दौरान उन्होंने अपने करियर समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू की, काफ़ी चीज़ें उन्होंने शेयर की, बताया भी सारा कुछ, लेकिन मेंटल हेल्थ के हवाले से उन्होंने काफ़ी बात की। और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बताया कि हम सब समझते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, हर किस्म के हालात का सामना कर लेंगे, लेकिन ये हालात एक दिन हार्ट अटैक, एंजाइटी और डिप्रेशन की सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। एंड शी इज़ राइट। अच्छा जी, सबा कमर का कहना था कि हाल ही में उन्हें बीमारियों का सामना किया है। जहनी दबाव की वजह से मामूली हार्ट अटैक हुआ, जिसके अगले रोज़ मेरी एंजियोग्राफी की गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब बेहतर हूँ। अच्छा जी, ये जो हमारे एक्ट्रेस हैं और इतना ज़बरदस्त ये काम करते हैं, ये क्यों जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं? इनको क्या प्रॉब्लम होती है? इनके साथ क्या इश्यूज़ होते हैं? लोगों के मुताबिक ये तो बहुत अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, इनकी लाइफ में कोई इश्यूज़ नहीं होते, इनको कोई एज सच कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, इस तरह की चीज़ें नहीं होती ना, लेकिन फिर भी ये जहनी दबाव का शिकार होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हर शख्स, चाहे वो अमीर है, गरीब है, एक्टर है, नहीं है, चाहे वो छोटी सी जगह पर काम करता है या बड़ी सी जगह पर काम करता है, वो जहनी दबाव का शिकार होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। इट इज़ ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। अगर आप यहाँ से क्लियर हैं तो डेफिनेटली आपको टेंशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। और ये जो आपकी मेंटल हेल्थ है ना, इसका परफेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि आपको अगर बाकियों के साथ आगे चलना है, आपको अगर दुनिया को कम्पिटिट करना है, तो आपको इस मेंटल हेल्थ को ना बड़ा परफेक्ट रखना है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में ही उलझते रहेंगे और अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करेंगे, अब लाइट नहीं है आप सोचने बैठ गए, गैस नहीं है आप सोचने बैठ गए, टेंशन तो है, जहनी दबाव तो है, परेशानी तो है कि खाना कैसे बनेगा, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन आपको इसको लेट गो करना है। लेट गो करना सीखें और आगे बढ़ें ताकि इस तरह की बीमारियों से, डिजीज़ से बचें, क्योंकि डिप्रेशन सबसे ख़तरनाक बीमारी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं एक ऐसे शाहकार की, स्काई टावर की, जो कि स्काई स्टेडियम बनने जा रहा है अब, और इट इज़ ऑल अबाउट सऊदी अरबिया। और जिस तरीके से वहाँ पर इन्होंने ये डिज़ाइन पेश किया, जिस तरह से उनका विज़न है कि आगे आने वाले जो फ़ुटबॉल के मैचेस हैं वो वहाँ पर हो सकेंगे। 2034 आई गेस ये जो है दोबारा से मेज़बानी करने जा रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनका ख्याल ये है कि ये जो आइडिया इन्होंने जनरेट किया है, इस आइडिया को ये तब इम्प्लीमेंट करें और तब तक ये स्काई स्टेडियम जो है वो तैयार हो जाए। और इसके लिए ब्रेन बिल्डिंग शुरू हो गई है। इसके लिए ये डिज़ाइन जो है ये इन्होंने दे दिया है कि ये जो स्काई स्टेडियम है ये इस तरह से होगा। ज़मीन से तकरीबन 350 फीट मीटर जो है ये शायद लंबा है, और इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। येस, इट इज़ 350 मीटर्स जो है ये ऊंचाई पर है। ओके, सऊदी अरब ने दुनिया का पहला स्काई स्टेडियम जो है वो बनाने का मंसूबा अब तैयार कर लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने नए तामीर होने वाले न्यूम शहर में दुनिया का पहला स्काई स्टेडियम बनाने का मंसूबा तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 350 मीटर ऊंचाई पर बनने वाला ये स्टेडियम 2032 तक मुकम्मल होगा, जहां 2034 फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस खेले जाने का इम्कान है। बिल्कुल, ये इनका विज़न भी है और ये इनकी पूरी कोशिश भी है। और जब ये आप देखें, जब ये बनेगा ना स्टेडियम, और इंशाल्लाह 2034 में जब यहाँ पर मैचेस होंगे, तो आप देखें कि ये ना एक एक ऐसी चीज़ होगी जो दुनिया में शाहकार के तौर पर होगी, क्योंकि ये जो विज़न दिया है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो डिज़ाइन है, अभी से ही सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है इसका डिज़ाइन, क्योंकि यहाँ जब मैचेस होंगे तो आवाम भी बहुत एंजॉय करेंगे। और इसका एक और मैं आपको पर्पस भी बताती हूँ कि जब मैचेस होते हैं ना, तो ओवरऑल कितना भी कोई सिक्योरिटी हो, कितना भी मैनेज किया जाए, ट्रैफिक जैम होता है। तो इसका एक जो है ना उन्होंने पॉइंट ये भी दिया है कि जो नीचे ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक रवा दवा रहेगी, यानी जो बाकी लोग हैं वो उसी तरह मामूल के मुताबिक जो है वो अपना काम करेंगे, लेकिन ऊपर जो है वो मैच हो रहा होगा। तो ये भी इसका एक एंगल है जो कि उन लोगों ने दिया, और बहुत सारे जो कमेंट्स थे इस हवाले से थे। तो ये बड़ा एक अच्छा स्टेडियम है जो कि तैयार किया जा रहा है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जी विमेंस वर्ल्ड कप। जनूबी अफ्रीकी टीम पहली बार फाइनल में पहुँच गई। ये चले जी,
अच्छा, हुआ ये कि गुवाहाटी में खेले गए बड़े मैच में इंग्लैंड को 125 रन से मात देने के बाद जनूबी अफ्रीकी टीम ने पहली बार फाइनल में जगह पक्की कर ली। जनूबी अफ्रीका की विमेन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 319 रन स्कोर किए। फिर कप्तान जो है वो, इनकी जो कप्तान है लॉरा वॉलवर्ट ने 169 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इसके अलावा इंग्लिश टीम 320 रन के हदफ के ताकुब में 194 रन पर जो है वो ढेर हो गई। तो ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है जी इनके लिए, चेयर अब बेस्ट विशेज़। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अभी बात करते हैं कि ऐसा 6 या ऐसी बाउंड्री जो आप आउट होने के बाद लगा रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वेलकम बैक। तो अब बात कर लेते हैं एक ऐसे मर्ज़ के हवाले से जिसके हवाले से ख़वातीन जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती हैं और ख़वातीन इस मर्ज़ के हवाले से बात भी नहीं करती और घर में शायद बताती भी नहीं हैं, और उसके बाद जब ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर घर वालों को पता लगता है और फिर आखिर में जाकर भाग दौड़ होती है। ये है जी छाती का सरतान यानी ब्रेस्ट कैंसर, जिसको पिंकटूबर भी ओवरऑल कहा गया है, क्योंकि अक्टूबर के पूरे महीने में इस हवाले से आगाही फराहम की जाती है उन ख़वातीन को जिनके साथ ये इशू हो, और उन ख़वातीन को भी जिनको अर्ली इस तरह के कोई साइन एंड सिम्टम्स हो तो उनको फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इस हवाले से कंसर्न करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली इस मर्ज़ को समझने में ख़वातीन जो है वो इतना टाइम लगा देती हैं कि पता नहीं चल पाता कि एग्जैक्टली है क्या, और जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो फिर उनको पता चलता है कि जी ये तो कोई सीवियर स्टेज है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर फातिमा शौकत हैं जो कि कंसल्टेंट हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट साइबर नाइफ एंड ये थेरेपी सेंटर से। इसके अलावा जो है डॉक्टर यमुना अहमद हैं जो कि कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट साइबर नाइफ से हैं सेंटर JPMC से। अच्छा जी, इन दोनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो छाती का सरतान है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये कैसे हो जाता है ख़वातीन में, इसकी क्या वजूहात होती हैं, उसके बाद फिर इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं, यानी कि इसकी क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इसका आगाज़ बॉडी में किस तरह से होता है? सो बेसिकली जितना भी ब्रेस्ट कैंसर है ना, हाँ। सबसे ऐसे हमें तो पता है कि सबसे कॉमन कैंसर है ये जी। ना सिर्फ दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में, एशियन कंट्रीज़ में हाँ। फीमेल्स का सबसे कॉमन कैंसर है। और यही वजह है कि पिंकटोबर, पिंक थीम ये इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है कि हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसका कॉज जो है ना 75% केसेस पे कोई नोन कॉज नहीं है, अननोन है, कोई नोन कॉज नहीं है। जिसको होना है वो होके रहेगा। 10% जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री रिलेटेड होता है, बाकी 15% आपकी ईस्ट्रोजन लेवल पे डिपेंडेंट होता है। ठीक। लेकिन जो 75% अननोन कॉज है उसको हम इराडिकेट नहीं कर सकते सोसाइटी से, माशरे से, वो होके रहेगा। तो ये जो पूरी थीम है ना पिंकटोबर की, वो पूरी थीम डिपेंडेंट है आपके अर्ली डिटेक्शन पे। अर्ली डिटेक्शन। उसका मकसद ये नहीं है कि समाज से, माशरे से हमें कैंसर को कम्प्लीटली ख़त्म करना है। हाँ। उसका मकसद है पिंकटोबर की थीम का कि आपने अर्ली डिटेक्ट करना है। जितना जल्द उसको पकड़ लेंगे उतना जल्द डायग्नोसिस होगी, उतना जल्दी इलाज होगा, उतनी अर्ली स्टेज होगी, उतना अच्छा सर्वाइवल होगा। अच्छा डॉक्टर यमुना, जिस तरह से अभी डॉक्टर फातिमा ने बताया है कि जो पिंकटोबर है इसका मतलब ये है कि आपने अर्ली जज करना है, यानी आपने फ़ौरन से अपने साइन एंड सिम्पटम को पहचानना है, डॉक्टर के पास जाना है। जितना ये अर्ली जज होगा, जितना अर्ली इसके बारे में पता लगेगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, उतना इसका इलाज हो जाएगा। क्या करना चाहिए ख़वातीन को, और ऐसे क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं जो कि बॉडी में फ़ील होते हैं जिसकी वजह से उनको स्क्रीनिंग की तरफ या इस तरफ आना चाहिए कि वो डॉक्टर के पास जाएं और पूछें कि जी ये मुझे क्या हुआ है? अच्छा, इसमें अर्ली डिटेक्शन के ना 3 तरीक़ेकार हैं। ठीक। एक तरीक़ेकार वो है जो इंसान खुद कर सकता है, जिसको हम ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। वो ख़वातीन खुद से अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकती हैं। दूसरे तरीक़ेकार में है कि अगर आपको अपने सेल्फ एग्जामिनेशन पे कुछ अलामात मिलें जो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो वो अलामात आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और फिर वो उसको डिटेक्ट करेगा। और तीसरा तरीक़ेकार ये है कि स्क्रीनिंग मेथड्स होते हैं जिसमें आपकी मैमोग्राम आ जाता है और अल्ट्रासाउंड आ जाता है। तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले जो तरीक़ेकार है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, वो हर ख़वातीन को अपना मंथली माहाना करना चाहिए। उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। जैसे ही आपकी प्यूबर्टी अचीव हुई है तो आपने सेल्फ एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देना है, जो कि हर महीने आपकी जो खुद सेल्फ एग्जामिनेशन किस तरह से कर सकते हैं, ज़रा बताएं। जी,
अच्छा, सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो ख़वातीन अपना खुद से करेंगी, हर महीने करेंगी। इसके 6 स्टेप्स हैं जो हम यूजुअली अपने मरीज़ों को भी बता रहे होते हैं कि आपने वो 6 स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसमें मरीज़ जो है वो अपनी माहवारी के बिल्कुल आखिर में और हर महीने शीशे के सामने और इन द शावर के लेते वक्त, और उसकी 2 पोजीशंस हैं कि आप एक तो या तो उसको बेंड फॉरवर्ड करके अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें, और अपनी 3 फिंगर्स से, यानी 3 फिंगर्स के भी ये जो फिंगर पैड्स होते हैं, इससे आपको ब्रेस्ट को पूरा एग्जामिन करना है एक ही डायरेक्शन में। तो ये 6 स्टेप्स अगर हर ख़वातीन को याद हों तो वो बिल्कुल आसानी से हर महीने अपना मुआयना कर सकते हैं। फिर यही है कि एग्जामिनेशन के दौरान अगर आपको कुछ मिल जाए, कोई गुठली मिल जाए या स्किन की कोई कलर की चेंजेस मिल जाएं, तो फिर आपको अपने डॉक्टर को रजू करना है। कोई भी चेंजेस जो आपको अपने सेल्फ एग्जामिनेशन में मिलती हैं उसके बाद डॉक्टर का मुआयना आता है। सही। तो यही रिकमेंडेशंस है। बाकी स्क्रीनिंग और स्क्रीनिंग में जो 2 आते हैं, मैमोग्राम एंड अल्ट्रासाउंड, वो मैमोग्राम हर ख़वातीन को 40 इयर्स के बाद रिकमेंडेड है, और जो अल्ट्रासाउंड है वो 40 इयर्स से कम में रिकमेंडेड है। अच्छा जी, सही। अच्छा, आपने 6 स्टेप्स बताए थे खुद से, एक तो ये हो गया, दूसरा स्टेप क्या है? ये 6 ही हैं। 6 ही हैं ओवरऑल के, ये टोटल 6 हैं कि फिंगर पैड से आपको मुआयना करना है, हर महीने करना है, माहवारी के एंड में करना है आपको अपना मुआयना, और 2 पोजीशंस होनी चाहिए उसकी, एक तो बिल्कुल सामने और थोड़ा सा बेंड होके भी आप कर सकते हैं। बाकी ये है कि मिरर के सामने करेंगे और शावर लेते वक्त तो ये सारे स्टेप्स अगर याद हों तो इजीली आप मान। अच्छा, इस तरह से भी होता है डॉक्टर साहब कि लिम्फ नोड्स के थ्रू, अगर आप लिम्फ नोड्स के थ्रू चेक करना चाहें, ये भी एक होता है ना कि अगर आपने चेक करना है कि आपके इंटरनल बॉडी में कोई इशू नहीं है रिलेटेड टू ब्रेस्ट, तो आप लिम्फ नोड्स से भी उसको चेक कर सकते हैं। व्हाट आर दी प्रोसेस? इसमें देखें यही है, जो सेल्फ एग्जामिनेशन है ना, वो यही है कि जब आप हर महीने करेंगे आपको पता होगा कि आपकी अपनी नॉर्मल एनाटमी क्या है, नॉर्मल क्या दिखता है, तभी आप एबनॉर्मल को पिक कर सकेंगे। जब आप नॉर्मली एग्जामिन करेंगे अपने ब्रेस्ट, जिसमें आपका एक्जिला भी आता है, आप उसको बिल्कुल आपने अगर आपको लगेगा हर महीने कि ये नॉर्मल है, तो अगर कभी अब नॉर्मेलिटी आपको कोई लम्प फील होगा तो हर महीने पे वो आपको पता लग जाएगा कि ऐसे पहले नहीं देखा मैंने, ऐसे पहले नहीं देखा। अच्छा, हर जो गिल्टी होती है, हर जो ऐसे दाना होता है या पिंपल होता है, वो ऑब्वियसली कैंसर नहीं होता, लेकिन बहुत सारे दफ़ा ऐसा होता है कि लोग जो नॉर्मल गिल्टी जो होती है उसका भी केस इतना बिगाड़ लेते हैं कि वो कैंसराइटिस हो जाता है। तो ये लोगों को थोड़ा सा ख़वातीन को अवेयरनेस दें कि भाई अगर आपको फील होता है अपने ब्रेस्ट में कोई गिल्टी, कोई दाना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैंसर ही है या वही प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता है। डॉक्टर के पास जाएं, उसको घर में लोग ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, कोई चीरा लगाना शुरू कर देते हैं, घर में मुख्तलिफ किस्म की ट्यूब लगाना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, बढ़ते वो नहीं भी है लेकिन वो कैंसराइटिस हो जाता है। तो ये थोड़ा सा बताएं। ये अवेयरनेस बहुत सारी ख़वातीन अगर अपना मुआयना करना स्टार्ट कर दें, तो 90% आपको कोई ना कोई गुठली मिलेगी बिल्कुल, ठीक है, कोई ना कोई गुठली मिलेगी। अब उसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द लम्प्स होते हैं ना, वो कैंसर नहीं होते। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करें? जब आपको इसीलिए प्रमोट किया जाता है कि अपने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की आदत बना दें, और वो एग्जामिनेशन आप हर महीने करें। जैसे डॉक्टर यमुना ने बताया कि अगर आपको अपना नॉर्मल पता होगा तो ही अब नॉर्मल पिक कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई गुठली मिलती है ना, तो सेकंड स्टेप यही आता है कि आपने क्लिनिशियन से मिलना है, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाना है, और वो आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि ये लम्प, ये गुठली आया कैंसर है या माहवारी रिलेटेड है। अगर वो लम्प आपकी माहवारी की साइकिल के साथ छोटा बड़ा हो रहा है, उसमें दर्द की कमी में ज्यादा इजाफा या कमी हो रही है, तो मोस्ट लाइकली वो कैंसरस नहीं है। ठीक है, वो क्योंकि माहवारी की आपकी हार्मोन रिलेटेड साइकिल के साथ चेंज हो रहा है। लेकिन उसको भी रूल आउट करने के लिए कि वो बिनाइन वर्सेस कैंसरस है, एटलीस्ट यंग एज में अल्ट्रासाउंड ज़रूर किया जाता है। उस अल्ट्रासाउंड का ग्रेडिंग सिस्टम होता है कैटेगराइज करने का। बायरेट्स के स्कोर दिए जाते हैं, बायरेट 0, 1, 2, 3 पे आप लेबल कर देते हैं, ओके दिस इज़ अ बिनाइन लम्प और दिस इज़ अ फाइब्रोएडिनोमा। तो फिर वो आपके पास रिस्क ऑफ कन्वर्टिंग इनटू कैंसर फाइब्रोएडिनोमा का बहुत कम होता है। लेकिन एटलीस्ट अगर आपको कुछ मिलता है, आपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। और वो डॉक्टर्स यूजली आपके सर्जन्स होते हैं, वो आपके यूजली फैमिली डॉक्टर्स भी नहीं, नॉट जनरल मेडिसिन के फिजिशियन, लेकिन वो सर्जन्स होते हैं। कोई सी भी अस्पताल के जो जनरल सर्जन फीमेल डॉक्टर्स होते हैं,
वो आपका ब्रेस्ट का मुआयना करती हैं और वो टेस्ट लिख के देती हैं। वो टेस्ट लिख के देती हैं। तो भाई आपने ज़रूर जाके डॉक्टर को चेक कराना है, और घर में आपने खुद से अपनी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। हर किसी की बॉडी, ख़वातीन की बात हो रही है कि इनमें जो है बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गिल्टी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि जी कोई दाना है या कुछ है, तो वो कैंसर नहीं होता। अच्छा, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि फ़ैट भी डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपको लगता है कि वो गिल्टी है या दाना है, हालांकि उसका कोई कंसर्न नहीं होता आपकी सेहत से, वो कुछ आपके लिए हार्मफुल नहीं होती। बट फॉर द चेकअप आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, फीमेल सर्जन के पास जा सकते हैं और ज़रूर चेक करा सकते हैं। चलिए जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या ये क्यूरेबल है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई हमारे साथ डॉक्टर फातिमा और डॉक्टर यमुना जो हैं वो मौजूद है और हम बात कर रहे हैं छाती के सरतान के हवाले से। इसमें ख़वातीन जो हैं वो क्यों सही इलाज नहीं करा पाती, उनकी वजूहत जानते हैं। डॉक्टर फातिमा, एक तो इशू ये होता है कि ख़वातीन जो है वो जब उनको पता चलता है कि जी हमारी बॉडी में इस तरह से कोई गिल्टी है या हमें कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो वो छुपाती हैं उस बात को कि भाई हमें बताना नहीं है, पता नहीं क्या हो जाएगा। उसका डर खौफ ये होता है कि जी हमें कीमोज़ ना करवानी पड़े, फिर हमें जो है वो कोई ये ना हो कि हमारा पूरा सर्जिकल रिमूवल हो जाए उस तरह से वो पर्टिकुलर प्लेस पे। अच्छा जी, फिर उसके बाद वो इस बात से भी डरती है कि अब तो बायोप्सी होगी, अब ये ट्रीटमेंट होगा, पता नहीं हम ठीक होंगे या नहीं होंगे। तो ये सारे जो खदशात होते हैं या रिजर्वेशंस होते हैं ख़वातीन के, इस वजह से भी बहुत सारी ख़वातीन का केस जो है वो बिगड़ जाता है। वरना अगर आप इसको टाइमली ट्रीट करें और टाइमली अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट कहता है तो आप ये रिमूव करें, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो सकता है। क्यूरेबल है फिर ये? जी, जो हमने जैसे डिस्कस किया कि थीम पूरी है अर्ली डिटेक्शन पे। हाँ। जितना जल्दी पिक करेंगे उतनी अर्ली स्टेज है। और ब्रेस्ट कैंसर की एक अच्छी बात ये है कि जो इतना ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स हो रही है ना, क्योंकि उसके सर्वाइवल रेट्स अच्छे हैं। जो फीमेल्स जो इलाज करवाती हैं, इवन इफ इट इज़ स्टेज 4 बोन्स में चला जाता है और आपके ऑर्गन्स भी नहीं गया, उनके भी बहुत अच्छे सर्वाइवल्स हैं। हाँ। क्योंकि इलाज इतना एडवांस हो गया है, इतनी टारगेटेड ड्रग्स आ गई हैं। इसके अलावा रेडिएशन में इतनी प्रिसिजन आ गई है, सर्जरी इतनी एडवांस लेवल की होती है कि रिकंस्ट्रक्शन सर्जन अवेलेबल हैं। हम इस तरह की बात नहीं करें कि बाहर मुल्कों की बात करें, हम कराची लाहौर वगैरह की बात करें कि अच्छे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन्स अवेलेबल हैं। दवाइयाँ इतनी टारगेटेड आ गई हैं कि वो बहुत बेहतर तरीके से ट्यूमर के बर्डन को रिड्यूस करती हैं। सही। फिर रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन भी इस तरह की आ गई है, जो पहले 30 दिन की होती थी वो 15 दिन की होने लगी। अर्ली स्टेज पे अब इस तरह भी होता है कि 5 दिन की भी शुआएं होती हैं। 5 दिन तो बहुत अच्छे इलाज अवेलेबल हैं और क्योरेबल डिजीज है। कंप्लीटली ये क्यूरेबल क्योरेबल है इफ इट इज पिक्ड अप अर्ली एंड ट्रीटेड इन अ राइट वे। ट्रीटेड इन अ राइट वे। अच्छा, ये बताएं डॉक्टर यमुना कि साइबर नाइफ जो है या ये जो आपका टोमोथेरेपी है, कहाँ से काम करता है इस तमाम डिजीज़ में? अच्छा, साइबर नाइफ एंड टोमोथेरेपी जो है वो एक रेडिएशन का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे जो ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन ब्रेस्ट कैंसर के पूरे इलाज में एक कंपोनेंट है बेसिकली, जिससे हम रेडिएशन से इसको ट्रीट करते हैं। सही। जो हम ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हैं वो बेसिकली जो मशीन है टोमोथेरेपी, उससे ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर ब्रेस्ट कैंसर खुदा न ख्वास्ता कहीं फैल जाए, जैसे कि ब्रेन को इन्वॉल्व कर ले या बोन्स को इन्वॉल्व कर ले, तो उनका भी ट्रीटमेंट रेडिएशन की मदद से हो सकता है। और वो हमारे सेंटर में जो मशीन है साइबर नाइफ, उससे ट्रीट किया जाता है और उस ट्रीटमेंट से भी मरीज़ जो हैं वो कम्प्लीटली क्योरेबल होते हैं। क्योरेबल हो जाते हैं, सही। अच्छा, ये बताएं कि ये जब से साइबर नाइफ या टोमोथेरेपी इंट्रोड्यूस हुई है स्पेशली कराची में, तो न सिर्फ कराची बल्कि कराची से बाहर के भी लोग आके यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हैं। इनफैक्ट मुल्क के बाहर के भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो हमारा जो ये इलाज है साइबर नाइफ के थ्रू और टोमोथेरेपी के थ्रू, ये किस तरह मुख्तलिफ है बाकी शहरों की बनिस्बत या बाकी मुल्कों की बनिस्बत जहाँ पर ये सहूलत मैसर नहीं है? अच्छा, देखें, क्योंकि टोमोथेरेपी से हम ब्रेस्ट को ट्रीट करते हैं, ये 360 डिग्री रोटेट करती है जो रेडिएशन की मशीन है। और इससे हम जब ब्रेस्ट को ट्रीट करेंगे तो बिल्कुल ब्रेस्ट के पीछे लंग्स होते हैं और हार्ट होता है, जो कि जिन ऑर्गन्स पे हम नहीं चाहते कि रेडिएशन की डोज मिले। हम चाहते हैं कि रेडिएशन सिर्फ उसी हिस्से पे मिले जहाँ पे वो बिल्कुल पे जाए बॉडी के, बिल्कुल जहाँ पे वो कैंसर था। ठीक है, तो उसी जगह को हमें ट्रीट करना है। तो ये बिल्कुल ही प्रिसिजन मशीन्स हैं रेडिएशन की, जो कि बहुत पॉइंटेड और बहुत फोकस करके जी, और वो जो पीछे के नॉर्मल ऑर्गन्स हैं जिनको आपको ट्रीट नहीं करना और रेडिएशन की शुआओं की कोई भी डोज नहीं पहुंचानी, तो वो उसको
सेव करता है। सेव करता है। अच्छा चलिए जी, अब हम बात करें इस अहम इशू के ऊपर कि ख़वातीन में ना आप मसला बहुत कॉमन भी है और छुपाने वाला मसला जो है ना कि गिल्टी छुपा ली घर वालों से या बताई नहीं, ये भी बड़ा कॉमन है। क्या रीज़न देती हैं डॉक्टर फातिमा? आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, बहुत सारी ख़वातीन अपनी हिस्ट्री लेकर, ख़वातीन क्यों अपने बॉडी में मौजूद ये गिल्टी छुपाती हैं घर वालों से और क्यों इसके बारे में नहीं बताती? जब केस बिगड़ जाता है तो फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो बेसिकली सोशल टैबू तो है। हाँ, मतलब ख़वातीन ना ये वर्ड यूज़ नहीं करनी चाहती, छाती, ब्रेस्ट, उसमें कुछ हो गया। हाँ। अच्छा, दूसरा रीज़न ये है जो हमें लगता है हमारी सोसाइटी में एक रीज़न ये है कि कैंसर जो है ना पेनलेस होता है यूजली, 90% दर्द के साथ प्रेजेंट नहीं करता, इट्स अ पेनलेस लम्प। सही। अब जब मरीज़ जो है ना डॉक्टर के पास उस वक्त जाता है जब उसको दर्द होता है, हाँ, इससे पहले डॉक्टर के पास तो नहीं प्रेजेंट करता। हाँ। अब एक पेनलेस लंप है, ख़वातीन बाकी सारे काम करती हैं, देख लेती हैं, अच्छा ठीक है ये मिल गया हमें, कोई गुठली है, दर्द नहीं कर रही, वो चलाती हैं। हाँ। जब तक वो बड़ा होके किसी स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व ना करे, दर्द ना करे, वो डॉक्टर्स के पास नहीं आती। एक तो वो जिक्र नहीं करना चाहती हैं, ब्रेस्ट वर्ड का नाम नहीं लेना चाहती, हाँ। प्लस वो पेनलेस लंप है। हाँ। तो वो इग्नोर होता है और फिर वो एडवांस डिजीज़ पे प्रेजेंट करती हैं। अच्छा, ये बताएं कि इसके होने के क्या रीजंस होते हैं, क्यों हो जाता है ये छाती का कैंसर ख़वातीन में? सो अगेन जैसे हमने डिस्कस किया कि 75% कॉज नोन नहीं है इसका। नोन नहीं है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री होती है, लेकिन फैमिली हिस्ट्री की कंट्रीब्यूशन जो है, जेनेटिक की कंट्रीब्यूशन 5 से 10% से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की फैमिली में ट्यूमर है तो उसको होगा ही होगा, इट्स नॉट नेसेसरी। उनका स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल काफ़ी विजिलेंट हो जाता है। हाँ। कि जैसे हम बोलते हैं 40 साल की उम्र में आपने मेमो कराना है, हाँ। वो लोग थोड़ा जल्दी करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की फैमिली में कोई खातून है जो हाँ। डायग्नोज हुई, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, उनकी मदर या सिस्टर, हाँ। वो फॉर एग्जाम्पल वो 42 ईयर्स में डायग्नोज हुई, हाँ। तो उनकी बाकी जो फैमिली रिस्क पे उनका हाँ। स्क्रीनिंग 32 ईयर्स पे 10 ईयर्स पहले स्टार्ट हो जाएगा। सही, उनकी स्क्रीनिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। सही। ठीक है, तो कॉज को तो हम इरेडिकेट नहीं कर सकते अगेन, क्योंकि कॉज तो अननोन है। हाँ। तो उस जेनेटिक कंपोनेंट को हम इस तरह कर सकते हैं कि आप जल्दी विजिलेंटली रेगुलर स्क्रीनिंग थोड़ा, बिल्कुल आप रेगुलर स्क्रीनिंग कराएं। इसका कोई कॉज नोन नहीं है, कुछ नहीं पता होता कि किस वजह से होता है, लेकिन समहाउ जो बहुत इस हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये ज़रूर कहते हैं डॉक्टर फातिमा कि हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें अपना, और अपना जो है वो एक होता है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं स्पोर्ट्स में या आप कोई एक्टिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं या आप जिम जाते हैं तो अपनी लाइफस्टाइल को आप हेल्दी रखें, अपनी डाइट जो है वो आप मेंटेन रखें। और इसके अलावा बहुत सारी एसओपीज़ होती हैं कि आप उस तरह के कपड़ों का इंतखाब करें कि उस वजह से भी आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा इशू ये होता है कि अगर आप कुछ इस तरह के ड्रेसेस पहन रहे हैं जो कि इन्फेक्टेड हैं, या इस तरह के ड्रेसेस भी अगर आप पहन रहे हैं जिनसे आपको प्रॉब्लम होती है, साफ़ सुथरे नहीं है या दीगर इश्यूज़ हैं, उस डीप साइड पे मैं नहीं जाना चाह रही, लेकिन मैं वैसे बात कर रही हूँ कि इसके कॉजेज़ नोन नहीं है, लेकिन जो इसके माहिर हैं वो ये सजेशन देते हैं कि लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, सफाई का ख्याल रखें, अच्छे कपड़ों का, मतलब महंगे कपड़ों का नहीं लेकिन साफ़ सुथरे कपड़ों का इंतखाब करें। और बहुत ज़्यादा अगर आप लेदर यूज़र हैं, यानी कि अगर आप लेदर यूज़ करते हैं या इस तरह का कोई चमड़ा या कोई आप ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं तो डोंट यूज़ इट, उसको यूज़ नहीं करें। ऑल्दो मैं फिर कह रही हूँ कि इसका कॉज जो है वो नोन नहीं है, कुछ नहीं पता होता कि ये किस वजह से होता है। जी डॉक्टर यमुना, बस इसमें मैं ये चीज़ ऐड कही थी कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है, हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, फ्रूट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपकी लाइफ में, लेकिन किसी भी किस्म का जो कपड़े का मटेरियल है या इन्फेक्शन वो कैंसर का बाइस नहीं होता। बनता। तो स्टडीज़ ने भी इसके कॉज को इस तरह से प्रूव नहीं किया है। सफाई तो वैसे ही नस्फ़ ईमान है, तो आपको सफाई का ख्याल तो वैसे ही रखना है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट नहीं है इससे। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो हमारे लोग उसको बढ़ा के बिगाड़ के इन्फेक्टेड करके कैंसराइटिस कर ही लेते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई सेड दैट के सफाई का ख्याल रखें और क्लोथिंग का ख्याल रखें। से आपने जैसे हाईलाइट किया, डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, डाइट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें डायरेक्टली आपको कैंसर नहीं बना रही होती, लेकिन उस तरफ लेके जा रही होती है, इनडायरेक्टली आपको लेके जा रही होती है कि छोटा सा प्रॉब्लम हुआ, इन्फेक्टेड हुआ, फिर आपने उसका ख्याल नहीं रखा। दैट इज रिलेटेड टू सेल्फ केयर ना, आप अपना ख्याल हर तरह से रखें। आपको अपना ख्याल हर तरह से रखना है भाई, ये नहीं सोचना है आपको कि जी ठीक है छोटा सा मुझे दाना हो गया इग्नोर कर दें, जी छोटा सा मुझे रैश हो गया इग्नोर करें। डोंट इग्नोर इट। जब पहला प्यार आप अपने आप से करते हैं ना तो बाकी सब आपसे प्यार करते हैं। जब आप हेल्दी होंगे तो घर वाले भी खुश होंगे। तो ख़वातीन को अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। चलिए जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करेंगे।
वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं कैंसर के हवाले से, हम बात कर रहे हैं पिंकटूबर जो मनाया जा रहा है आगाही मुहिम के हवाले से कि ख़वातीन में इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा आगाही होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनको अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है और अर्ली तौर पर क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं। अच्छा चलें, अभी तो हमने ये बात की जी, ये जो कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो आम गिल्टियाँ होती हैं उनका इलाज किस तरह कराना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आपके बॉडी में कोई आम गिल्टी है या नॉर्मल गिल्टी है और वो आपको तंग नहीं कर रही है तो लेट इट बी, वो आप उसको वहीं ऐसे ही रहने दें, अगर तो उसका साइज़ नहीं बढ़ रहा है। तो बाकी गिल्टियाँ किस तरह की होती हैं? तो ब्रेस्ट की जो बाकी रिमेनिंग गिल्टियाँ हैं, हाँ। अगर वो आपका फाइब्रोएडेनोमा बहुत कॉमन है, यंग एज में बहुत हाँ। कॉमन है, लेकिन अगर उसका साइज़ इतना ज़्यादा है जो आपको परेशान कर रहा है और या पेन कॉज कर रहा है, आपकी पीरियड्स की साइकिल के साथ उसके हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, वो पेन कॉज कर रहे हैं, तो फिर उसका रिमूवल होता है सर्जिकली। अच्छा। लेकिन सर्जिकली रिमूव फाइब्रोएडेनोमा भी आपने ब्रेस्ट सर्जन से ही करवाना चाहिए आइडियली। हाँ। क्योंकि एक एग्जांपल थी जो मैंने अभी रिसेंटली देखी थी, एक ब्रेस्ट सर्जन ने पिक्चर दिखाई थी, किसी जनरल सर्जन ने रिमूव कर दी थी वो गुटली फाइब्रोएडेनोमा की, एंड बाय मिस्टेक उन्होंने उनका ब्रेस्ट बर्ड रिमूव कर दिया। ओ। जब वो ब्रेस्ट बर्ड रिमूव हुआ तो वो बच्ची जैसी बड़ी होने लगी तो उसका एक ब्रेस्ट ग्रो नहीं किया। ओके, सही। ग्रोथ एट्रोफी हो गई हाँ। और सेकंड वाले की ग्रोथ हो गई। हाँ। तो एक एक्सपर्ट से ही एक्सपर्ट आपने के पास जाना एक्सपर्ट चाहिए। के पास जाना हाँ। है। एंड दे आर ब्रेस्ट सर्जन्स। ब्रेस्ट सर्जन सारी जगहों पे अवेलेबल हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल आगा खान लियाकत में ही है, डाउ ओझा में, कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल, हर जगह, इवन जेपीएमसी में बहुत अच्छे सर्जन्स अवेलेबल हैं। ब्रेस्ट सर्जन्स हमारे ब्रेस्ट ट्यूमर बोर्ड्स होते हैं। हाँ। और वहाँ पे वो फाइब्रोएडेनोमास भी डील कर रहे होते हैं उन ओपीडीज़ पे, और बहुत ज़्यादा बल्क में पेशेंट्स आते हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरीज हो रही हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी cost हो रही है, surgeries बिल्कुल हो रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सर्जरी भी जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, यूजुअली जब हमने हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात की और मुख्तलिफ जो गिल्टी होती है उनके हवाले से बात की ना, तो ख़वातीन को इस हवाले से अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है। इट इज़ ऑल अबाउट योर हेल्थ। अब क्या होता है कि इस सिचुएशन में डॉक्टर यमुना, जो घर वाले होते हैं ना वो ज़्यादा पैनिक में होते हैं। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये भी आती है, जैसे उन्होंने कहा ना डॉक्टर फातिमा ने, कि इट्स अ सोशल टैबू। यस, इट इज़ अ सोशल टैबू, क्योंकि ख़वातीन उस हवाले से बात करते हुए डरती है। नहीं, आप कितनी भी मॉडर्न लड़की से इस इशू पर बात करें, जाहिर सी बात है इफ़ शी इज़ हैविंग दिस इशू तो उसको डर लगेगा, उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक होता है इंसान में कि अब पता नहीं मैं कौन से ट्रीटमेंट की तरफ जा रहा हूँ, पता नहीं क्या केमोज है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सबको सेहत दे, लेकिन एक होता है ना लोगों में, तो ये अवेयरनेस फैलाने की कितनी ज़रूरत है कि भाई ये जो आप ट्रीटमेंट करवाते हैं ये क्यूरेबल है। अगर आप पहले डायग्नोस करके आते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ क्यूरेबल। तो ये लोगों को आप किस तरीके से अवेयरनेस दे सकती हैं कि ये जो डिज़ीज़ है इसका इलाज मुमकिन है, अगर आप अर्ली इसको डिटेक्ट करते हैं तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आप खुद भी अच्छे रहेंगे। और कहीं ये भी होता है कि पेशेंट चाहता है कि मेरा इलाज हो, लेकिन घर वाले नहीं चाह रहे होते कि जी सर्जरी की तरफ जाया जाए, ये भी कहीं होता है। हम इसमें, आपने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल किया है इसमें। हाँ। इसमें जो हम यूजुअली इनकाउंटर कर रहे होते हैं वो फैमिली सबसे पहले हमारे पास आती है और बोलती है कि मरीज़ को नहीं बताना आपने कि इनको कैंसर है, इनको कैंसर, बिल्कुल। हाँ। तो मैं इसमें ये बात ऐड करूँगी कि मरीज़ को ज़रूर ये बात इन्फॉर्म करनी चाहिए क्योंकि आगे जाके जितने भी इलाज की स्टेजेस हैं ना, उससे मरीज़ ने भुगतने हैं वो, बिल्कुल। तो वो आप ज़रूर मरीज़ से डिस्कस करें। और दूसरी बात ये कि अब जैसे आपने बताया कि हम मरीज़ों को यही काउंसल करते हैं कि ब्रेस्ट की अवेयरनेस का बेसिकली थीम ये है कि हम ब्रेस्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, हाँ। उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, सही। हमें उसको अर्ली डिटेक्ट करना। और यही मैसेज हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू भी जाना चाहिए कि अर्ली डिटेक्शन से जो सर्वाइवल रेट है, मतलब मरीज़ के ठीक होने के चांसेस वो 90% हैं। हाँ। और अगर वही ब्रेस्ट को आपने आगे जाके लेट स्टेजेस में ट्रीट करवाया, हाँ। तो वो 90 से गिर के 30% हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो इसीलिए अर्ली डिटेक्शन इज़ द की। हमें जो सारे अवेयरनेस प्रोग्राम है उसमें जो मेन मकसद है हमारा, वो फैमिली को भी और मरीज़ों को भी यही बताना हम चाहते हैं कि अर्ली जब आप भी कोई चीज़ पिक करें, उसको डॉक्टर से ज़रूर रिव्यू करें और उस स्टेप्स को फॉलो करें, तो ज़्यादातर चांसेस क्योर के ही हैं। और अब तो इतनी जदीद हमारे पास सारे जो हैं वो ट्रीटमेंट के ज़रिए मौजूद हैं, जिसमें सर्जरी आ जाती है, ब्रेस्ट को आप सेव कर सकते हैं, कीमोथेरेपी आ जाती है जिससे मरीज़ों को बाल गिरते हैं, वो सारे नुकसानात को फेस करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद
भी जब उनके बाल आते हैं तो वो उसकी क्वालिटी उनके प्रीवियस बालों से ज़्यादा अच्छी होती है, ज्यादा अच्छी होती है वो जब ग्रो कर रहे होते हैं। कई एक्ट्रेस आप देखें ऐसा हुआ है इनके साथ, तो जब ग्रो कर रहे होते तो वो ज्यादा हेल्दी जो है वो आ रहे होते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों ने अपनी केयर करनी है और आप लोगों ने अपनी फैमिलीज के साथ जो है वो राब्ते में रहना होता है, उनको बताना होता है, उनको लेकर चलना होता है। बेसिकली बहुत जरूरी है। हाँ, इस इशू में फैमिली सपोर्ट बहुत इशू है, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कई फैमिलीज ऐसी हैं जो रेजिस्ट भी कर रही होती है ना कि नहीं जी ठीक है हम इसको कहीं और किसी और तरीके से ट्रीट करवा लेंगे, लेकिन वो तरीका कोई और नहीं होता, आपको इसी तरीके से ट्रीट करवाना होता है जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। मिल के चलना होता है, बिल्कुल। ये क्योंकि ये जो इस तरह की डिजीज होती है ना, इसमें किसी एक का डिसीजन नहीं चल पाता, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर यमुना, आप दोनों हमारे शो पर आई और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है हमारे नाज़रीन के साथ में शेयर की। आई होप कि तमाम ख़वातीन जो हैं वो अपना ख्याल रखेंगी और अहद कर लें आज से कि आपने अपना ख्याल रखना है। छोटी सी भी चीज़ अगर आपके साथ होती है, आपके बॉडी पे, आपके बालों पे, आपके हाथों पे, छोटा सा भी कुछ ऐसा होता है, तो मैं ये नहीं कह रही कि फ़ौरन डॉक्टर के जाएं, आप कम से कम उसको ध्यान में रखें, उसकी ऑब्जर्वेशन करें। अगर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है तो प्लीज़ जाएं और डॉक्टर को चेक कराएं और पहली फुर्सत में अपना इलाज कराएं। चलिए जी, शो का टाइम एंड अप हो गया है, अपना बहुत ख्याल रखें और शो का फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना। कीप वॉचिंग सीरियल 10।